Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. मैंने जिस दिन AFNS 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की थी ना, तब मैंने एक बात बोली थी और कहा था कि जैसा फ्री कोर्स मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, वैसा कोर्स शायद बहुत सारी एकेडमीज, फेक एकेडमीज, यूट्यूबर्स आपको पैसे लेके पढ़ा। और चलें, मेरी आज आप लोगों के साथ ड्यूटी खत्म हो जाएगी। जो मैंने आप लोगों को बोला था 7 days की फ्री कोचिंग क्लासेस दूंगा, टुडे इज 7th डे एंड आज हम पर्सनैलिटी टेस्ट को डिस्कस, और आज मैं आप लोगों से अलविदा ले लूंगा। देन हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 15 जून से। जो स्टूडेंट्स पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहें वो पेड कोर्स में आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ओके बेटा, टुडे इज डे 7th एंड आज हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, AFNS पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये वो पर्सनैलिटी टेस्ट है बेटा, ये पर्सनैलिटी टेस्ट वो पर्सनैलिटी टेस्ट है जो अक्सर इंस्ट्रक्टर खुद नहीं इसके बारे में जानते कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट को करना कैसे है, पर्सनैलिटी टेस्ट का मकसद क्या है। अक्सर इंस्ट्रक्टर इसके बारे में जानते ही नहीं, और अक्सर इंस्ट्रक्टर इसके बारे में ये कह रहे होते हैं इसकी कोई वेटेज नहीं। लिटरली मैंने ये खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना हुआ, इसकी कोई वेटेज नहीं। अक्सर मैंने इंस्ट्रक्टर्स को कहते हुए सुना है इसका सिलेक्शन पे कोई इम्पेक्ट नहीं है। तो आप लोग मुझे एक चीज का सिंपल सा एक फार्मूला है, जिस चीज का फायदा ही नहीं है तो आर्मी वाले बेवकूफ हैं जिन्होंने ये टेस्ट रखा हुआ। सिंपल लिटरल, क्या आर्मी के जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं जिन्होंने ये टेस्ट रखा? सिंपल सी एक बात है, मैं आप लोगों से खुद पूछ लेता हूँ, मुझे आप लोग एक बात बताओ, जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं ना, आर्मी नेवी ऑफिस या एयरफोर्स, इनकी ISSB होती है। जस्ट AFNS एक ऐसी आर्मी के ऑफिसर्स हैं जिनकी ISSB नहीं होती, बल्कि इनका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है बेसिकली आपकी यही ISSB। हम देखते हैं इसको पर्सनैलिटी टेस्ट लिया क्यों जाता है। अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट में ये ऑप्शन होते हैं बेटा, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। इन ऑप्शन को ध्यान में रखना, हम आगे डिस्कस करते हैं चीजों को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पर्सनैलिटी टेस्ट? पर्सनैलिटी टेस्ट बेटा कैंडिडेट के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, इमोशनल कंट्रोल को, कॉन्फिडेंस को और डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसकी कामनेस को जज करने के लिए लिया जाए। पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो या नहीं हो, आप इमोशनल स्टेबल हो या थोड़ी सी गलती के बाद आप रोना स्टार्ट कर देते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो या अपनी गलतियों को दूसरों के साथ डाल देते हो, आप ईमानदार हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करोगे या नहीं, आप में कोई सब्र नाम की चीज है या नहीं, आप परसिस्टेंस हो। अब कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट में फर्क है। परसिस्टेंट का मतलब है अपनी इस्तात के मुताबिक काम कर, ठीक है। 8वें नंबर पे है क्या आप आर्मी इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं जो कि आर्मी इन्वायरमेंट, कठिन इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल ही नहीं होते। तो ये सारी क्वालिटीज चेक करने के लिए आपका एक अदद पर्सनैलिटी टेस्ट दिया जाता है। ये बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट आपका OPI टेस्ट होता है।
ये आईएसएसबी में भी टेस्ट होता है। ओपीआई टेस्ट का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ओमनीबस, ओमनीबस। पी का मतलब होता है पर्सनैलिटी, एंड आई का मतलब होता है इन्वेंट्री। ओमनीबस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चंस की मदद से ही आपकी क्वालिटीज जज कर ली जाती है। और आपका ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, और वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। और देन आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो इसी पर्सनैलिटी टेस्ट के मुताबिक आपसे आपके बैकग्राउंड, आपकी पर्सनल लाइफ में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप हिल जाते हो। समझ गए? टॉपिक नंबर 2 है वाई पर्सनैलिटी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। टॉपिक नंबर 2 है वाई पर्सनैलिटी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। एएफएनएस बेटा एक प्रोफेशनल नर्सिंग सर्विसेज है पाकिस्तान आर्मी की, और एक नर्स को प्रेशर में भी काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन रह के काम करना पड़ता है, पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, सीनियर्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में कामनेस के साथ काम लेना पड़ता है। अगर एक नर्स में ये क्वालिटीज ना हो तो वो नर्स बैटल फील्ड में जाके अच्छे से वर्क नहीं कर सकती, पीएफ हॉस्पिटल्स में जाके अच्छे से वर्क नहीं कर सकती, आर्मी हॉस्पिटल्स में जाके अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। सो एक स्टूडेंट को द पर्सनैलिटी टेस्ट चेक वेदर ए कैंडिडेट कैन, एक जो स्टूडेंट है, एक लड़की है या आप चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं, आप मोटिवेटेड रह सकती हैं ड्यूरिंग द ड्यूरिंग योर वर्क, आप गिव अप तो नहीं कर सकती आसानी से, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हो या नहीं करती, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हो, ऑर्डर्स को फॉलो करती हो या नहीं करती, स्ट्रेस को हैंडल करती हो या नहीं करती, मेच्योरिटी शो करती हो या नहीं करती। ये सारी चीजें बेटा चेक की जाती हैं एक कैंडिडेट में इस पर्सनैलिटी। टॉपिक नंबर 3 कहते हैं जी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स चेक्ड इन पर्सनैलिटी टेस्ट। मैं आपको अब बताने लगा हूं कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है उसमें कौन कौन सी चीजें चेक की जाती हैं। अच्छा, ये जो आपके टॉपिक्स है ना, जो हमारा पेड कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये चैप्टर्स हैं और डिटेल्ड, नॉट लाइक दीज सिंपल थिंग्स, डिटेल्ड चैप्टर। टॉपिक 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स चेक्ड इन पर्सनैलिटी। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। अपनी एबिलिटीज और अपने आप पे यकीन रखना कॉन्फिडेंस कहलाता है। और एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, और एक जो कॉन्फिडेंट कैंडिडेट होता है वो इजीली पैनिक नहीं करता, वो क्लियरली स्पीक करता है, नॉट नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू बट इन रियल लाइफ आल्सो। दूसरा है परसिस्टेंसी, आपकी चेक की जानी। परसिस्टेंस का मतलब होता है आपका काम मुश्किल है लेकिन फिर भी आप उस काम में अपनी 100% एफर्ट देते जाओ, इसे कहते हैं परसिस्टेंट। A candidate keeps preparing even after how mock test। अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आए हैं वो फिर मेहनत करके फिर देगी टेस्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारी वेबसाइट edusmartprep.com पे प्री टेस्ट अपडेटेड है, और मैंने बोला मैं चाहता हूं हर कैंडिडेट एक एक टेस्ट 100 मरतबा दे, लेकिन एक सिंगल बच्ची ने भी 100 दफा एक भी टेस्ट नहीं दिया। बट इट मीन्स आप परसिस्टेंस नहीं हो, आप में परसिस्टेंसी नहीं है। आप मेरी बात जब मानोगे ही नहीं तो आप कैसे? मैं एक सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में मुझे कैसे कहोगे सर पेपर हल नहीं हुआ, हम पास नहीं हुए, हमारे इंटरव्यू की कॉल नहीं? ठीक है? मुझे मुझे आप लोगों से ये शिकायत रहती है। मैंने पहले दिन आप लोगों से बोला था बेटा जो चीज मैं बोलूँ ना वो आपको करनी है, कामयाबी आपकी जामिन है।
अच्छा जी, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मींस स्टेइंग काम एंड बैलेंस्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाए फिर भी काम रहना इमोशनल स्टेबिलिटी कहलाती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, आप जज्बात को अपने जज्बात को काबू रखना। जज्बात को काबू रखना मतलब यू आर अ गर्ल, फर्ज करो आप एक बॉय होते, आपके सामने बड़ी खूबसूरत कोई लड़की आ जाती, या आप एक लड़की हो तो आपके सामने बड़ा पुरकशिश एक मर्द आ जाता है, तो अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना इज आल्सो कॉल्ड एज इमोशनल स्टेबिलिटी। आप एक लड़की हो, आपको किसी ने धोखा दे दिया जी। अक्सर इमोशनल स्टेबिलिटी यही समझी जाती है। आपको किसी ने धोखा दे दिया है, आपने रोना स्टार्ट कर दिया, मैं मर गई, मैं लुट गई, ये हो गया, वो हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी। आपका एफएनएस का टेस्ट फेल हो गया, आपने आके अपनी जिंदगी हार दी कि मैं बस बनी एफएनएस के लिए थी, एफएनएस नहीं तो मैं नहीं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इमोशनल स्टेबिलिटी। आपको स्ट्रेस है फिर भी आप काम रहो। परेशानी तो होती है इंसान को, बट काम रहे। फोर्थ नंबर पे पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को, टाइम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स अपनी जॉब के साथ सिंसियर रहना इज कॉल्ड ऑनेस्टी। मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन का दूसरा मतलब है इंटरेस्ट। आपको अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी में इंटरेस्ट। साथ में है अडॉप्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी नहीं होगी ना, आप आर्मी से भी फारिग हो, आप हर जगह से फारिग। अडॉप्टेबिलिटी बेटा क्या होती है? जब आप सिविल माहौल से आर्मी के माहौल में जाते हो, एयरफोर्स के माहौल में जाते हो, तो वहाँ पे ट्रेनिंग खाना मेस में मिलेगा। मतलब आप जो सास बहू का सीरियल लगा के, और लंदन का राजा ड्रामा लगा के, जुड़वा ड्रामा लगा के, या मेरे पास तुम हो ड्रामा लगा के आगे सामने बैठ के पराठे बना के खाते हो और साथ में ड्रामा देखते हो या कोई मूवी देखते हो, ये काम उधर नहीं होगा। उधर मेस में खाना मिले टाइम पे, बिल्कुल। ट्रेनिंग होगी, उधर रनिंग होगी, उधर परेड होगी, उधर टाइम पे आपने यूनिफॉर्म चेंज करना होगा, टाइम पे आपको पीटी ड्रेस पहनना होगा, टाइम पे आपको नमाज का ड्रेस चेंज करके नमाज अदा करनी होगी, टाइम पे आपको अपने रूम्स की सफाइयां करनी होंगी, टाइम्स पे आपको सोना होगा, टाइम पे आपको उठना होगा। लिटरली अगर मैं बताऊं, मैं एक छोटा थोड़ा सा टाइम ले लूं आपको, थोड़ा सा टाइम ले लूं, मैं अपनी एयरफोर्स की थोड़ी सी रूटीन आपको बताता हूँ। आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टेकिंग ड्यूटीज सीरियसली। अच्छा जी, हमारी एयरफोर्स की रूटीन। 3:50 पे मॉर्निंग जर्क। मॉर्निंग जर्क का मतलब होता है कि सुबह उठ के रनिंग शनिंग करनी, पूरी पिटी, और उसके बाद हम नमाज के लिए नमाज अदा करते थे एट 5, अराउंड 5। नमाज नमाज के बाद आके अपनी ग्रूमिंग, खत छत बनाना, शेव करनी, जो कुछ भी करना है, ग्रूमिंग, शॉवर लेना, एंड एट 6:30 आई थिंक सो मेस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए मेस मेस का ड्रेस अलग होता है, नमाज का ड्रेस अलग होता है, मॉर्निंग जर्क का ड्रेस अलग होता है। ब्रेकफास्ट का ड्रेस जाके चेंज करना, एंड देन परेड, कम्बैट ड्रेस पहनो, परेड के लिए चलो। 7, आई थिंक सो 7:15 पे परेड स्टार्ट होना, और 2 घंटे परेड, 9:15 तक परेड। आफ्टर दैट टी ब्रेक, 9:15 to 10 AM टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद हमने पढ़ने चले जाना, लाइक फॉर द स्टडी। और स्टडी से हमने वापस आना जी 2 बजे के करीब, नमाज के टाइम पे।
नमाज का के यूनिफॉर्म पहनना, और यहाँ पे नमाज के बाद हमें लंच, लंच में मेस का ड्रेस, लंच करने के बाद ऊपर आ जाते हैं, लंच करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको रेस्ट मिलती थी, जिस रेस्ट में कभी वो आपको किसी लॉन में ले जाते थे, चलो ग्रास की सफाई करो, कभी ले जाते थे बैरक्स में, बैरक्स की सफाई करो, आपको रेस्ट में रेस्ट नहीं करनी दी जाती थी। एट 4, आई थिंक सो 4:30 असर प्रेयर, असर की प्रेयर के बाद नमाज का ड्रेस चेंज करते ही आके पिटी ड्रेस पहनो, मगरिब तक पिटी होनी, पिटी ड्रेस के बाद हमने दोबारा से नमाज, नमाज के बाद हमारा हो गया खाना, खाने के बाद हमें मिल गया रेस्ट, रेस्ट हमें मिलती थी कोई 5-10 मिनट की। आफ्टर द रेस्ट आ जाता था ईशा प्रेयर, ईशा प्रेयर के बाद हम आ जाते थे कॉलिन होने, कॉलिन 8 बजे तकरीबन स्टार्ट होता था, स्टे स्ट्रॉन्ग, और फॉलन के बाद 8 बजे से 11 बजे तक तकरीबन ये फॉलन चलता था, और 11:15 बजे हमने सोना होता, और दोबारा से 3:30 बजे हमें उठना होता था। ये हमारी डेली की रूटीन थी। तो इस इन्वायरमेंट में रहना, और कभी पीटी ड्रेस पहन रहे हैं, कभी परेड ड्रेस पहन रहे हैं, कभी कम्बैट यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, कभी मेस यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, कभी नमाज का यूनिफॉर्म, नमाज के लिए वाइट शलवार कमीज पहन रहे हैं, टोटली मजा तो आता होगा लाइक, लेकिन इस माहौल, सिविल माहौल से उठ के उस माहौल में जाना, और वहां पे जाके इस माहौल में रहना, इसे कहते हैं अडॉप्टेबिलिटी, कि जिस तरह का भी सिचुएशन आए फिर हम अडॉप्टेबिलिटी करें। आफ्टर दैट, जब हमारा, नहीं, एएफएनएस स्लो है, एएफएनएस में इतनी चीजें नहीं होती। अभी यहाँ पे मैंने रगड़े नहीं आपको बताए, रगड़े मैं आपको पेड कोर्स में पढ़ा बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एएफएनएस का इस तरह से नहीं होता, एएफएनएस का मैं किसी दिन रिकॉर्ड करके भेजूंगा, एएफएनएस के ही किसी कैंडिडेट, ठीक है। एएफएनएस में इतनी सारी चीजें नहीं। अच्छा, चले एक बात बताता हूँ फिर उसके बाद चले जाते हैं। हमारा एक, हमारे स्क्वाड्रन बने होते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में ना, स्क्वाड बने होते हैं। हमारे स्क्वाड्रन का एक लड़का था, उसने अपने सीनियर ऑफिसर थी एक मैडम, उसको सलाम नहीं किया। सलाम करना होता अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, टू एवरी सीनियर, जो आपसे एक दिन पहले आ गया वो आपका सीनियर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, सारी जिंदगी के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, उसने सलाम नहीं किया। एंड आफ्टर दैट पता क्या हुआ, जोहर हुआ सर, उस मैम ने ये नहीं कहा कि कम्बैट यूनिफॉर्म पहनो, पीटी ड्रेस पहनो, उसने कहा जो पहना हुआ है ना, परेड ग्राउंड में मुझे सारा, और हर बंदा परेड ग्राउंड में पहुंचा, जोहर से लेके असर तक उनको ऐसा, प्लस मी आल्सो, हमें ऐसा रगड़ा दिया गया, हमें ऐसा रगड़ा दिया गया, हम रात सोए हुए भी कहते थे अस्सलाम वालेकुम मैम, हमें सर भी सामने मैम ही नजर आती थी, इतना रगड़ा दिया था, कसम खुदा की, इतना रगड़ा हमें दिया था कि हमें जो सर थे ना सामने, वो भी मैडम ही नजर आती थी कि ये हमारी मैडम है। ओके, सो जब रगड़ा मिलता है ना आर्मी में, सबको इकट्ठा मिलता है, और सबको, हाँ जी, गलती एक ही होती है, मिलती सबको है। एंड ऑटोमेटिक दौड़ कदम मार, ये सबसे ज्यादा 14-1-2, दौड़ कदम मार, ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज थी। प्लैंक्स, फ्रॉग जंपिंग, पता नहीं की क्यों, तो मेरे दिमाग ही खुल गया, जितना रगड़ा उतना तगड़ा है। ओके जी, टॉपिक नंबर 4, सो बेटा दिस इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। उस माहौल का ना,
हमें पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में हमें अंदाजा हो गया, अंदाजा करवाने वालों ने करवा दिया कि ये अंदाजा हो। ये होती है आर्मी। ओके, नाउ द टॉपिक नंबर 4 इज हाउ टू अटेम्प्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस को जब भी अटेम्प्ट करना है ना, स्टेटमेंट को केयरफुली देखना है, और स्टेटमेंट को देखने के बाद ये देखना है कि इसमें ट्रेड कौन सी देखी जा रही है। स्टेटमेंट आपने देखनी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दो ही स्टेटमेंट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपने एग्री वाले सिस्टम्स की तरफ जाना है, अगर नेगेटिव है तो आपने डिसएग्री वाले सिस्टम्स की तरफ जाना है। लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ के आपने देखना है कि इसमें जो ट्रेट है वो पॉजिटिव ट्रेट है या नेगेटिव। अपने आंसर्स ऑनेस्टली दें और नेचुरल दें, फेक परफेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम आंसर्स, यानी कि आप हर क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांग में, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर आप ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रांगली वाले देंगे तो ये फेक लगेंगे और एक्सट्रीम आप लगोगे। मतलब आप झूठ बोलते हो कभी भी नहीं, आप बड़ों की इज्जत करते हो हमेशा करता हूँ, आप चाय पीते हो कभी भी नहीं पीता, आप दौड़ते हो कभी भी नहीं दौड़ता, आप सिगरेट पीते हो कभी भी नहीं पीता। तो स्ट्रॉन्ग आंसर्स ज्यादा नहीं देने। बी कंसिस्टेंट इन योर रिस्पॉन्स। आपको तकरीबन 200 एमसीक्यूज आएंगे, और 200 में से एमसीक्यूज की जो नोयत होगी ना वो सेम होगी। मतलब हो सकता है 10 एमसीक्यूज एक ही ट्रेड के बारे में हो, और वो ट्रेड ये हो कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं। अब उन 10 के 10 एमसीक्यूज का जवाब अगर आपने एग्री लगाया है तो एग्री ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी का एग्री दे रहे हो, किसी का स्ट्रांगली एग्री, कोई एक बीच में डिसएग्री दे रहे हो, तो आप फिर कंसिस्टेंट नहीं रहते इन योर आंसर। ठीक है, ओके। डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए। मेन चीज पॉइंट नंबर 6 है, आपके जवाब में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए। मतलब आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, आपने कहा एग्री। आप पंक्चुअल हो, एग्री। आप एक्सेसिव मोबाइल का यूज करते हो, एग्री। अब एक्सेसिव अगर आप मोबाइल का यूज करते हो इट मींस कि आप रेगुलर नहीं हो, पंक्चुअल नहीं। तो आपकी अपनी स्टेटमेंट में क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। चूज आंसर्स दैट रिफ्लेक्ट डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल बैलेंस। आपने ऐसा आंसर चूज करना है जिसमें डिसिप्लिन नजर आए, कॉन्फिडेंस नजर आए और इमोशनल बैलेंस नजर आए, स्टेबिलिटी नजर आए। अवॉइड शोइंग, ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाना जो उसमें फेयर नजर आओ, मतलब आप डर रहे हैं, आप लेजी हैं, केयरलेस हैं, मोटिवेशन नहीं है आप में, आप बुजदिल हैं, आप सोते ज्यादा हैं, आप पंक्चुअल नहीं हैं, आप रूल्स को तोड़ते हैं, ऐसी चीजों की तरफ नहीं। क्वेश्चंस को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, ये बात नहीं। टाइम को मैनेज करें प्रॉपरली। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 है ना, फर्ज करें अगर 200 एमसीक्यूज है ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ 200 में से 150 के आप आंसर दे रहे हो, लेकिन उनको पढ़ के अच्छे से। अगर तो 200 के 200 हो जाएं तो गुड एंड वेल, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और इस चीज पे कि आपको कितना सारा पता है इस टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर आप पढ़ के 150 के जवाब भी देते हो तो ओके, नो इशू, इसमें फेल नहीं। ये इम्पेक्ट करेगा डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन। सो इसको अच्छे से पढ़ के आपने जवाब देना है, ऐसे नहीं जवाब दे देना कि जान दो। टॉपिक नंबर 5 इज गुड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बेटा होती हैं, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं ना उनका जवाब आप एग्री दे सकते हो, स्ट्रांगली एग्री एंड स्लाइटली एग्री। एंड उसके हम एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। मतलब आई बिलीव दैट परसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अब परसिस्टेंस का मतलब है अपनी 100% एफर्ट देना, तो आप बिलीव करते हो। अब इसका जवाब आप एग्री भी दे सकते हो, स्ट्रांगली एग्री भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने क्या जवाब देना है, और हर पर्सन का जवाब ये वेरी करता है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर मैं इसको कोई मॉक टेस्ट भी लूंगा ना, तो या तो आप इसमें सारे पास में दिखाऊंगा या इसमें मैं सारे फेल दिखाऊंगा।
क्योंकि और मैं साथ में ये बता दूंगा, इसमें आपकी पासिंग कोई नहीं है, ना ये फेल है ना पास है। इसके हर बच्चे के जवाब अपने होते हैं। अब नेगेटिव अगर स्टेटमेंट्स आ जाएं, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, व्हेन आई फेस अ डिफिकल्ट टास्क आई गिव अप इजीली। जब मैं कोई डिफिकल्ट टास्क देखती हूँ, आई गिव अप इजीली, मैं इजीली छोड़ देती हूँ, तर्क कर देती हूँ। तो आप इसका जवाब डिसएग्री भी दे सकती हो, स्ट्रांगली डिसएग्री भी दे सकती हो। दैट इज वाई ये चॉइस आपकी है कि आपने आंसर डिसएग्री देना है इसका या स्ट्रांगली डिसएग्री देना है, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कोई मुश्किल काम देखो और उसको गिव अप कर दो, आप इस चीज को एग्री कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर आप इसको एग्री करते हो, इट मींस आप तो फिर आर्मी के किसी काम के ही नहीं हो, और आपको वो पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लगा देंगे। ठीक है, आपको क्या करेंगे वो, फेल कर देंगे। ओके जी, टॉपिक नंबर 6, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फियर एंड फेलियर। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो फियर के रिलेटेड होती हैं या फेलियर के, जैसे ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स हैं कुछ। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर आई माइट फेल। मैं ऐसी सिचुएशंस से अपने आप को बचाती हूं जहां पे मुझे लगे मैं फेल हो जाऊं। अब इस क्वेश्चन का जवाब एग्री कुछ कैंडिडेट्स देंगे जो आर्मी के रूल्स के खिलाफ है, कुछ आंसर्स डिसएग्री देंगे, ये भी ठीक है, कुछ स्ट्रांगली डिसएग्री देंगे, ये भी ठीक। आई डिसलाइक टेकिंग रिस्क बिकॉज आई फियर फेलियर। आई डिसलाइक, नॉट लाइक, डिसलाइक टेकिंग रिस्क, मैं रिस्क नहीं लेती क्योंकि मुझे फेल होने का डर है। रिस्क ना लेना, आर्मी वाले तो रिस्क लेते हैं और वो फेल होने से डरते नहीं है, काम कर जाते हैं। तो बेस्ट रिस्पॉन्स है। आई प्रेफर टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर फेलियर इज पॉसिबल आउटकम। मतलब ये सारे मैंने फेलियर के लिए जुमले लिखे हुए हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में जाती नहीं है जहां पे फेलियर पॉसिबल हो, तो फिर रिस्क काएगा, मजा काएगा, डिसएग्री। आई अवॉइड डिफिकल्ट चैलेंजेस व्हेन आई कैन। मैं डिफिकल्ट चैलेंज को छोड़ देती हूँ, डिसएग्री। आई टेंड टू अवॉइड टास्क वेयर आई मे नीड टू ट्राई मल्टीपल टाइम्स बिफोर सक्सीडिंग, डिसएग्री। अब आप समझे नहीं मैंने ये लिखा क्यों है। आपके पेपर में फर्ज करो ये 5 क्वेश्चंस आ गए कि मैं जहां पे फेल हो जाऊं मैं वो सिचुएशन छोड़ देती हूँ, मैं रिस्क लेना डिसलाइक करती हूँ। अब इन सारे 5 के 5 क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। मेरी बात गौर से पहले सुनो, इन सारे के सारे क्वेश्चंस का मतलब एक है कि आप में फियर है और आप फेलियर का डर है। अब इन 5 के 5 क्वेश्चंस का जवाब आपके टेस्ट में एक जैसा है। अगर डिसएग्री लगाया तो सबका डिसएग्री, अगर स्ट्रांगली डिसएग्री लगाया तो सबका स्ट्रांगली डिसएग्री, अगर आपने लगाया एग्री तो सबका एग्री होना चाहिए। एग्री तो बनता ही नहीं है ना इधर। लेकिन अगर आपने डिसएग्री लगाया तो सबका डिसएग्री होना चाहिए, अगर आपने स्ट्रांगली डिसएग्री लगाया तो स्ट्रांगली डिसएग्री होना चाहिए, अगर आपने स्लाइटली डिसएग्री लगाया तो सबका स्लाइटली डिसएग्री होना। ठीक हो गया। अब कुछ स्टेटमेंट्स, मतलब ये एक्सप्लेनेशन इसकी देखें, मैंने एक्सप्लेन वैसे कर दिया। ए स्ट्रॉन्ग एफएनएस कैंडिडेट शुड नॉट शो फियर ऑफ फेल। स्ट्रॉन्ग जो एफएनएस का कैंडिडेट होगा ना, वो फियर ऑफ फेलियर जो है ना वो शो नहीं। आर्मी लाइफ एंड नर्सिंग बोथ रिक्वायर करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विलिंगनेस टू फेस। अगर आपके अंदर चैलेंजेस को फेस करने का दमखम ही नहीं है तो फिर आर्मी की तरफ क्यों जाए। टॉपिक नंबर 7 इज अबाउट द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू परसिस्टेंस। अच्छा, हमने स्टेटमेंट्स के सारे वो नहीं देखे अभी, मैं पहले आपको वो पढ़ा, या ये पढ़ा दूं पहले। स्टेटमेंट्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम पढ़ लें ये। अच्छा, पहले इन ऑप्शंस को समझो, आपको स्टेटमेंट से पहले इन ऑप्शंस को समझना चाहिए। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का मतलब है कि मैं 100% मना करता हूं कि मेरे अंदर ये चीज नहीं, या मैं ये काम करना ही नहीं चाहता। ये -100% हम, ना में 100%।
डिसएग्री का मतलब है -80। नहीं है जी, मैं नहीं करता। स्ट्रांगली डिसएग्री, मेरे मेरे एक्सप्रेशन देखना, स्ट्रांगली डिसएग्री का पता की मतलब है? नहीं जी, मैं करना ही नहीं। नो, नेवर एवर, ना जी ना। मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ये हो गया सो। डिसएग्री का मतलब है नहीं जी। नो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ये है 80%। स्लाइटली डिसएग्री का मतलब है नहीं यार, नहीं। एक्सप्रेशंस को देखना। न्यूट्रल का मतलब है अच्छा, चलो देखने हैं, चलो कोई गल नहीं। मेरी पंजाबी समझ आ रही है ना? कुछ आई थिंक सो केपीके से भी होंगे, बट अगर आप एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। न्यूट्रल का मतलब होगा चलो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, देखने हैं। ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल कभी आंसर नहीं लगाना। स्लाइटली एग्री। अच्छा। अच्छा। एग्री का मतलब है हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रांगली एग्री का मतलब है ये है ही ठीक, इसके अलावा कोई गलत है ही नहीं, यही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, यही ठीक है। यह स्ट्रांगली एग्री। स्ट्रांगली एग्री है कि 100% यस। एग्री है जी 80% यस। स्लाइटली एग्री है कि 20% ओके। न्यूट्रल है 50-50। स्लाइटली डिसएग्री है 20% नो, 80% यस। डिसएग्री है 80%। स्ट्रांगली डिसएग्री है 100%। नहीं। इन ऑप्शंस के समझ आई आप? तो आपने अपने मिजाज के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। आई विल प्रेफर डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, एग्री। आई विल प्रेफर दीज 4 ऑप्शंस। हाँ, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री वहां पे करो जहां पे या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या स्ट्रांगली डिसएग्री आपसे कहा जाए कि आप फर्ज करो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आप काफिर हो ऑन हाउस में, तो क्या कहेंगे? स्ट्रांगली डिसएग्री। स्टेटमेंट आ जाए कि सूरज मशरक से चढ़ता है, आप क्या कहोगे? स्ट्रांगली एग्री। आपसे कहा जाए आप सिगरेट पीते हो, तो आप नहीं पीते, तो आप कहोगे स्ट्रांगली डिसएग्री। आप अपने बड़ों का बिल्कुल एहतराम नहीं करते, स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह की चीज, ठीक है। यहाँ पे आके स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे। आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा से क्लास। आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा से क्लास। अच्छा जी, अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बेटा हमने डिस्कस करनी है अबाउट द परसिस्टेंस। आई बिलीव दैट परसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। स्ट्रांगली एग्री आपने लगा दिया। आई इंजॉय ओवरकमिंग चैलेंजेस इवन व्हेन दे सीम टफ। जब कुछ चैलेंज टफ लग रहे हूं मैं उनको ओवरकम करना मजेदार समझती हूँ, एग्री। आई कैन इजीली स्टे फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल। अब इसमें फोकस आ गया, इसमें परसिस्टेंसी आ गई। आप ये भी एग्री आपने लगा दिया। When faced with a challenge, I like to take a step back and re-evaluate my approach. अब देखो, अगर तो यहां तक होगा, when faced with a challenge, I like to take a step back, तो आप इसमें डिसएग्री बेशक कर देते, लेकिन जब उसने कहा एंड रीइवेल्युएट माई अप्रोच, तो आपको एग्री करना मजबूरी हो गया, क्योंकि इसमें आपकी परसिस्टेंसी शो हो रही है, इसमें आपकी शो हो रही है डेडिकेशन विद द वर्क, इसमें आपकी क्वालिटी शो हो रही है, ओरिएंटेड हो आप, ये सारी क्वालिटीज आपकी शो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, आई रियली परसिस्ट विद टास्क दैट आर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स। जो डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स टास्क हूं मैं उन पे परसिस्ट। डिसएग्री।
क्योंकि क्या, रेयरली, रेयरली, कम। इस स्टेटमेंट को समझो, अगर रेयरली वर्ड ना आता तो फिर क्या होना था? अगर इधर रेयरली वर्ड ना आता तो इसका आंसर आपने एग्री करना था, लेकिन उन्होंने कह दिया आई रेयरली परसिस्ट, कभी, गैर मामूली, बिल्कुल थोड़ा सा, कभी कभार। कभी कभार जो मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाते हैं तो मैं उन पर परसिस्ट रहती हूँ, कभी कभार तो आपने कर दिया डिसाइड। स्टेटमेंट दो बेसिस पे आती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये स्टेटमेंट नेगेटिव थी, हमने डिसएग्री कर दिया। अगर इसके साथ ही स्टेटमेंट आ जाती जिसमें रेयरली वर्ड ना होता, वो कहते आई परसिस्ट विद टास्क दैट आर डिफिकल्ट आर कॉम्प्लेक्स, तो आंसर हमने डिसएग्री, फिर हमने एग्री आंसर देना। समझ रहे हो? नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोटिवेशन के। आई ऑफन गेट डिस्करेज्ड व्हेन आई डू नॉट सक्सीड राइट अवे। आई ऑफन गेट डिस्करेज्ड, मैं अक्सर अपने आप को खुद ही डिस्करेज कर लेती हूँ जब मैं सक्सीड नहीं हूँ, कामयाब नहीं। क्या आप ये समझ लो, जब मैं कामयाब नहीं होती तो मैं अपने आप को डिस्करेज करती। डिसएग्री। आई फाइंड इट हार्ड टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन आई फेस सेटबैक्स। डिसएग्री। आप हमेशा मोटिवेट नजर आने चाहिए। मेरी बात की कुछ समझ आ रही है? यस नो में कोई आंसर नहीं आ रहा। आई यूजुअली गिव अप, यूजुअली गिव अप। यूजुअल का क्या मतलब होता है, पहले ये बताओ। यूजुअली, अक्सर। यूजुअली का क्या मतलब होता है? यूजुअली अक्सर औकात। ऑफन का मतलब भी अक्सर होता है। तो यूजुअली आ जाए या ऑफन का वर्ड आ जाए कि मैं अक्सर, नेगेटिव आगे स्टेटमेंट आ जाए, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने स्ट्रांगली एक, आपने आंसर वो देना जिसमें स्ट्रांगली डिसएग्री हो, जिसमें यूजुअली या ऑफन आ जाए। अमूमन, ठीक है, अमूमन। ऑफन का क्या मतलब होता है? ऑफन का क्या मतलब होता है? अक्सर। तो जिसमें जो कभी कभार वाला आएगा ना, कभी कभार, आई यूजुअली गिव अप ऑन द थिंग्स इफ आई डू नॉट सी इमीडिएट रिजल्ट्स। इमीडिएट रिजल्ट ना नजर आ रहे हूं तो मैं यूजुअली उस केस को छोड़ देती हूँ। ठीक है, इसमें आपने स्ट्रांगली लगाना है डिसएग्री। आई ऑफन, अक्सर मैं वॉन्डर करती हूँ वेदर माई एफर्ट्स आर वर्थ द स्ट्रगल। मैं सोचती हूँ अक्सर कि क्या मेरी स्ट्रगल्स जो है वो मुझे एफर्ट्स, मेरी एफर्ट्स जो है, मेरी स्ट्रगल्स जो है ये वर्थी हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री लगाओ, नहीं सोचना। ऑफन और यूजुअली के लिए। पांचवा, आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। तो ये एग्री इसका आंसर लगा सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री भी लगा। अगर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस, हर बंदा चाहता है कि जब उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो वो कॉन्फिडेंट फील ही करता है। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स हैं चैलेंज हैंडलिंग के हवाले से। व्हेन आई फेस डिफिकल्ट टास्क आई गिव अप इजीली। फिर से वही आ गया, स्ट्रांगली डिसएग्री। आई टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड क्विकली। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड क्विकली, आप जल्दी क्विकली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। आई टेंड टू फील ओवरहैंड, इधर ही देख लो, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही क्वालिटी बता रही है कि डिसएग्री कर देना आप। वो देखेंगे कि आप, अब देखो ये स्लाइटली डिसएग्री। आई जनरली प्रेफर फेमिलियर टास्क ओवर न्यू और चैलेंजिंग वंस। स्लाइटली डिसएग्री। ठीक है, क्यों स्लाइटली डिसएग्री की है? आई जनरली प्रेफर फेमिलियर टास्क ओवर न्यू और चैलेंजिंग वंस। हम न्यू और चैलेंजिंग भी करना चाहते हैं टास्क, बट मैं प्रेफर करती हूँ जो एक दूसरे से मिलते जुलते टास्क हों। तो आपने स्लाइटली डिसएग्री कर दिया, क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो इस पे एग्री भी कर सकता है, एक जैसे टास्क मिलते रहें, लेकिन हमने स्लाइटली डिसएग्री किया।
बट अगर आप डिसएग्री कर दोगे सबसे अच्छा है। आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट, आप इसमें स्लाइटली डिसएग्री कर, न्यूट्रल तो लगाना ही नहीं है भाई, आप इसमें भी स्लाइटली डिसएग्री कर सकते हो, या इवन एग्री भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कि आप जिस काम में बेहतर हो आप उसी पे स्टिक रहना चाहते हो, हालांकि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें स्टेटमेंट की नोयत ऐसी नजर आ रही है कि हम इसको एग्री कर सकते हैं, स्लाइटली एग्री या स्लाइटली डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि हर बंदे का जवाब अलग होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉजिटिव दे रहा है, दैट इज वाई हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, स्लाइट करना, या स्लाइटली डिसएग्री या स्लाइटली एग्री। लेकिन जो नेगेटिव होगा उसको प्योरली नेगेटिव की तरफ लेके जाना, जो पॉजिटिव होगा उसको प्योरली पॉजिटिव की तरफ लेके जाना। अब प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये ऑप्शन है, ये हमेशा आपने याद रखना। अब आपने प्रैक्टिस करनी। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर आई माइट फेल, मैं ऐसी सिचुएशन, अब आपने अपने अपने आंसर्स देने हैं, ये जो बेस्ट आंसर्स हैं ये नहीं आपने देने, आपने अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशन वेयर आई माइट फेल, मैं इसको छुपा ही लेता हूँ आंसर। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर आई माइट फेल, क्या जवाब होना चाहिए? जिस सिचुएशंस में मैं फेल हो जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उससे बचो, डिसएग्री। आई ऑफन गेट डिस्करेज्ड, ऑफन गेट डिस्करेज्ड, ऑफन, मैंने क्या कहा था, ऑफन वाले का चुप करके जवाब क्या लगा देना है। चलो जी। आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट, मैंने कहा था ये थोड़ी सी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रही है, तो आप इसको स्लाइड की तरफ लेके जा सकते। आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट, स्लाइटली एग्री या स्लाइटली डिसएग्री, डिपेंड्स अपॉन योर मूड। स्लाइटली एग्री करोगे फिर भी ठीक है, स्लाइटली डिसएग्री करोगे फिर भी ठीक है। स्लाइटली एग्री करोगे इट मीन्स कि आप ज्यादा चैलेंजेस को पसंद नहीं करते, फिर चैलेंज वाली जितनी स्टेटमेंट्स आएंगी उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, फिर उनको एग्री करना। अच्छा, जब आप इसको डिसएग्री करोगे तो फिर आप चैलेंज वाली जितनी स्टेटमेंट है उनको स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते। तो एक मूड होता है ना, हर एक पर्सन की एक टोन होती है, मुझे नहीं आपने देखना, आपने अपने आप को देखना है। इस क्वेश्चन को फर्ज करो आपने एग्री कर दिया, इसका अब मतलब क्या होगा, आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट, जिन कामों में मैं अच्छी हूँ, जिस टास्क में मैं उसी को करना पसंद करती हूँ, मतलब प्रेफर करती हूँ। अब आपने इसको एग्री कर दिया, अब आपने चैलेंज वाली जितनी भी सिचुएशंस आएंगी ना चैलेंज वाली, तो उनको भी एग्री करना है, स्ट्रांगली डिस एग्री नहीं करना, स्ट्रांगली एग्री उनको नहीं फिर करना। लेकिन फर्ज करो आप इस स्टेटमेंट को डिसएग्री करते हो कि नहीं जी, मैं जिस काम को पसंद है बस उसी पे स्टिक रहना मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मैं चैलेंज की तरफ जाना चाहती हूँ, तो फिर आप चैलेंज वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी उनको स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते, एग्री भी कर सकते हो, स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बात समझाऊं, अदरवाइज समझ आनी चाहिए। ओके जी। अब आई अवॉइड डिफिकल्ट चैलेंज व्हेन आई कैन, जहां पे डिफिकल्टीज हूं मैं कोशिश करती हूँ उसको छोड़ दूं। हाँ जी भाई, डिसएग्री, डिसएग्री गुड। व्हेन आई फेस डिफिकल्ट टास्क आई गेव अप इजीली, फिर से वही आ गया, नेगेटिव स्टेटमेंट है। आई कैन इजीली स्टे फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स पे मैं इजीली फोकस्ड हो सकती हूँ, परसिस्टेंसी आपकी चेक हो रही है। आई डिसलाइक टेकिंग रिस्क बिकॉज आई फियर फेलियर, आई डिसलाइक टेकिंग रिस्क बिकॉज आई फियर फेलियर, डिसएग्री। आई टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड क्विकली, अब देखो क्विकली फ्रस्ट्रेट हो जाना, स्ट्रांगली डिसएग्री होना चाहिए। अगर मैं लगाऊंगा इसका आंसर तो मैं स्ट्रांगली डिसएग्री लगाऊंगा, डिसएग्री नहीं लगाऊंगा, क्योंकि क्विकली फ्रस्ट्रेट आ गया है। क्विकली अगर तो आता ना, आई टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान, तो मैं कहता डिसएग्री।
लेकिन जब उन्होंने लिख दिया क्विकली, टाइम ही नहीं लगा फ्रस्ट्रेट होते हुए, गुस्सा होते हुए, तो फिर मैं लगाऊंगा स्ट्रांगली डिसाइड। आई रेयरली परसिस्ट विद टास्क दैट आर डिफिकल्ट आर कम्प्लेक्स। रेयरली, मैं परसिस्टेंसी कम है, डिसएग्री की तरफ जाऊंगा। आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। मैं अगर हूंगा तो मैं इसको स्ट्रांगली एग्री लगाऊंगा कि मुझे अगर इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस अच्छी मिले तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके काम करता हूँ। और आर्मी में जब भी कोई काम होता है ना, आर्मी में याद रखें उसकी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस आपको जरूर मिलती हैं, प्रॉपर क्लियर। इंस्ट्रक्शंस के बगैर कोई काम नहीं होता। हमला बेशक 2 साल बाद करना है ना, तो 2 साल पहले ही हमें इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं, कैसे हमला करना है, कहाँ हमला करना है, किस टीम ने रेंज, मतलब पहले से पता हो। जैसे आज कल एक स्टेटमेंट आज चल रही थी, नेवी के एक पर्सन नहीं, नेवी के एक पर्सन नहीं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिस लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर हैं, उसने स्टेटमेंट दी थी ना कि अब फैसला कुछ सेकंड्स का है जी, कुछ सेकंड्स का फैसला रह गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने सुनी थी। अब इट डज नॉट मीन्स कि इंडिया ने हमला किया और हमने यकदम बटन दबाया और सेकंड्स में उड़ गया, ये नहीं। वो पहले से चीजें प्लान्ड होती हैं, इम्पैक्ट सेकंड्स में हो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस पहले से मिलती है आर्मी। आई प्रेफर टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर फेलियर इज अ पॉसिबल आउटकम। हाँ जी, आई प्रेफर टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर फेलियर इज पॉसिबल आउटकम। आई बिलीव दैट परसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आप देखो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो। आई फाइंड इट हार्ड टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन आई फेस सेटबैक्स। आई जनरली प्रेफर फेमिलियर टास्क ओवर न्यू और चैलेंजिंग वंस। स्लाइट की तरफ चले जाओ, स्लाइट, या डिसएग्री कर दो। आई टेंड टू फील ओवरवेल्म्ड व्हेन समथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। ये तो आपने आंसर देख लिया। ओके जी, व्हेन फेस विद अ चैलेंज आई लाइक टू टेक अ स्टेप बैक एंड रीइवैल्यूएट माय अप्रोच। ठीक है, एग्री। आई इंजॉय ओवरकमिंग चैलेंजेस इवन व्हेन दे सीम टफ। हाँ जी, एग्री, गुड, ठीक है। I tend to avoid tasks where I may need to try multiple times before succeeding. ठीक है। I usually give up on things if I do not see immediate results. ठीक है। I often wonder whether my efforts are worth the struggles. Disagree, ठीक है। टॉपिक नंबर 11 है, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स हैं। I remain calm when I am under pressure. I remain calm when I am under pressure. एग्री, सही है। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ ऑन टाइम। ठीक है, एग्री। आई लूज कॉन्फिडेंस व्हेन अदर क्रिटिसाइज मी। जब दूसरे मुझे क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती हूँ। डिसएग्री, बिल्कुल ठीक है। आई कैन वर्क वेल इन अ टीम। यस, ये नहीं हमने पढ़ा। टीम, ग्रुप, लीडर,
जब ये तीन तरह के वर्ड्स आए तो स्ट्रांगली एग्री कर दो मेरी बात सुन के। जब रूल्स और डिसिप्लिन की बात आए तो आप भी स्ट्रांगली एग्री कर देना, स्ट्रांगली एग्री फिर भी कर देना। आई रिस्पेक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन। रूल्स डिसिप्लिन, स्ट्रांगली एग्री। आई अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन एवर पॉसिबल। जब पॉसिबल हो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हूं, भागती हूं। डिसएग्री। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैं अपनी मिस्टेक्स से लर्न करने की कोशिश करता हूं, करती हूँ। आई बिकम एंग्री वेरी क्विकली। अब देखो, वेरी क्विकली एंग्री हो जाना इजंट अ बैड क्वालिटी। यस, इज इट इज अ बैड क्वालिटी। आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ इन ए न्यू इन्वायरमेंट। मैं नਵੇਂ माहौल ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ। I like helping people in difficult situations. अच्छा जी। अच्छा जी, आंसर चूज करते हुए आपने याद रखना, आप कॉन्फिडेंट हूं, ओवर कॉन्फिडेंट, आप ऑनेस्ट हूं, केयरलेस ना हूं, ब्रेव हूं, रेकलेस ना हूं, इमोशनल हूं बट कंट्रोल्ड इमोशनल, फ्रेंडली भी हूं और डिसिप्लिन्ड भी हूं, हेल्पफुल भी हूं, रिस्पॉन्सिबल भी हूं, मोटिवेटेड वेटेड भी हूं और रियलिस्टिक भी हूं, इंडिपेंडेंट हूं और गाइडेंस को फॉलो करने वाली हूं। अक्सर औरतें जो तालीम हासिल करती हैं ना, उनमें एक बड़ी वजह पता क्या पाई जाती है? मैं अक्सर बात करने का जनरल गर्ल्स। आपको पता है कि लड़के उन गर्ल्स को ज्यादा पसंद नहीं करते जो ज्यादा एजुकेटेड हो? क्यों? अक्सर लड़कियां मतलब ये बात कह रही होती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, वो इसलिए पसंद नहीं करते। हमें अपने हक और हकूक का पता होना चाहिए, होता है, हम इसलिए पसंद नहीं करते। अक्सर गर्ल्स जो कहती हैं हम जॉब पेशावर हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें पता चल जाता है। हाँ, उन्हें नॉलेज होता है ज्यादा। मेरे पास ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं अब बात बताता हूँ। मेरे पास काफी लड़कियां पढ़ती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो लड़की ने वीवो पता नहीं क्या है, मैं आपको अब बात बताता हूँ। गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल बिल्कुल नहीं। गर्ल्स आर मोर फार अवे। उनका दर्जा जो है ना, वो एक लिहाज से, दूसरे लिहाज से मैं बाद में, गर्ल्स का दर्जा एक लिहाज से बड़ा ऊपर है। एक मर्द जब पैदा होता है ना, पैदा होते ही, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, छिछोरे लोगों की नहीं बात कर रहा, मर्द की, लड़के की बात कर रहा हूँ। मैं भी एक लड़का हूँ। मुझे टेंशन रहती है हमेशा। मेरे बाबा के आज घुटने में दर्द है, वो काम करते हैं ना। मेरे बाबा के आज घुटने में दर्द है और लिटरली मैं टेंशन में। क्यों टेंशन में पता है आपको? क्योंकि बाबा के बाद घर का बड़ा मैं हूं, तो मैं टेंशन में हूं। क्यों टेंशन में हूं? क्योंकि मेरी एक आदत माँ है, मेरी एक आदत बीवी है, मेरी चार आदत बहनें हैं। मैं इसलिए टेंशन में हूँ, मैं इसलिए टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत माँ है, एक बीवी है, बहनें हैं, मेरे भाई भी हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। वो अलग चीज है। मुझे इनकी टेंशन है। क्यों? क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं, लेकिन मैं एक लड़का हूं। मुझे टेंशन इनकी है, बॉय होने के नाते। तो एक लड़का जो होता है ना,
वो पहले दिन से इन चीजों में स्टार्ट हो जाता है, इन कामों में। माँ की खिदमत, बहन की खुशियों का ख्याल रखना, बीवी को हर हालात में खुश रखना, बेटी आ गई उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना, ये बाप, भाई, बेटा, उन सब की ना एक, वो क्या कहते हैं, एक ट्रैक बना होता है जो रियल में मर्द है। जो बॉयज हैं, जो छोरे हैं, उनका बखरा, हर एक का ना एक सीन होता है, एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। बॉयज का भी एक टाइम पीरियड होता है, वो उसमें गुजारते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गर्ल्स की। गर्ल्स जो भी मतलब, नॉट सेइंग 100%, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, लिटरली मैं जो बताने लगा हूँ वो सुन लेना, शायद गुस्सा आए। इंडिपेंडेंट जो गर्ल्स होती है ना, वो माँ को माँ नहीं समझती, अब्बा को अब्बा नहीं समझती, भाई को भाई नहीं समझती, हस्बैंड को हस्बैंड नहीं समझती। ये मैं आपको बता दूं, जो इंडिपेंडेंट होती है, जो इंडिपेंडेंट होती हैं अक्सर, ऑफन, जो इंडिपेंडेंट होती है ना, माँ को माँ, भाई को भाई, हस्बैंड को हस्बैंड समझती नहीं है, अब्बे को अब्बे नहीं समझती। यस, किसी भी इंडिपेंडेंट वुमेन को उठा लो, फिर से मैं बात कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आपके करीब इंडिपेंडेंट वुमेन होंगी, किसी भी इंडिपेंडेंट वुमेन को उठा लो, वो रिलेशंस को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, वो रिलेशंस को, बिल्कुल, मैं 100% बात कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में ये कई बातें हैं। जो इंडिपेंडेंट लड़की होगी वो रिलेशंस को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं होगी। ये डिफरेंस है एक लड़के में और लड़की में। इंडिपेंडेंट लड़का कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहता है, क्योंकि उसकी अगर 50,000 सैलरी है, उसने 5,000 अपने पास रख के 45,000 माँ को दे देना होता है। और इंडिपेंडेंट वोमेन का हाल ये नहीं है, ये मैं जानता हूँ। दैट इज वाई बॉयज गर्ल्स को पसंद नहीं करते, जो कि इंडिपेंडेंट हूँ। हकूक का पता जो लड़कियां डिपेंडेंट होती है ना, हकूक का उनको भी पता होता है, लेकिन उनको एक चीज, रेस्पेक्ट वाला जो मामला होता है उनमें ज्यादा होता है। दैट इज वाई बॉयज उनको पसंद करते हैं। मुझे पता है आप मेरे से थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे, इसका मैं सोल्यूशन भी साथ देता होता हूँ। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी में हमारा एक मुकालमा हुआ था गर्ल्स एंड बॉयज का, और उसमें बात आई थी कि बॉयज लड़कियों को, मैंने 100% गर्ल्स नहीं बोला बेटा, बट इंडिपेंडेंट गर्ल्स का बोल रहा हूँ, और वो भी जनरल बात की है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो नस्ली औरतें होती हैं और नस्ली मर्द होते हैं, वो तो कभी भी ऐसा काम करते ही नहीं है। ये बेनस्लों की बात हो रही है। ठीक है, ये बेनस्लों की बात हो रही है। अगर इंडिपेंडेंट बॉयज भी कुछ ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को वैसा नहीं समझते जैसा समझना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने के बाद उनको धक्के खाने के लिए भी छोड़ देते हैं। मैं जस्ट टॉक कर रहा हूँ अबाउट द गर्ल्स इधर। ठीक है, मेरा मुकालमा हुआ था एक गर्ल्स के साथ, और ये था कि बॉयज लड़कियों को देखते हैं, ताड़ते हैं, छेड़ते हैं। मैंने कहा था मैं एक लड़का हूं, मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। सिंपल, मैंने कभी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं छेड़ा। कोई प्रूफ नहीं कर सकता, कोई बता ही नहीं सकता। ना मैंने कभी किसी पे कोई जुमला कसा, ना मैंने किसी को कभी कोई, वो क्या कहते हैं, कोई कमेंट पास किया, लिटरली। एंड मैंने एक लड़की से पूछा आपका एक भाई है? सर मेरे 3 भाई हैं। आपके अब्बू हैं? यस हैं। मैं, आप अगर कह रहे हैं कि आपके आपके भाई और बाबा कैसे हैं, आपके भाई और बाबा कैसे हैं, तो वो कहते हैं वो अच्छे हैं। मैंने उनसे सिंपल ये बात कही कि फिर हम 100% को तो कह नहीं, कुछ नहीं सकते। आपके भाई अच्छे हैं, वो किसी पे कमेंट पास नहीं करते, वो किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं छेड़ते, आपके बाबा अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं, इट मीन्स
मर्द सारे नहीं छेड़ते। मर्द सारे कब सही होंगे? कल को मेरी शादी होनी है, मेरी तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरी औलाद हो जाएगी, आप लोगों की शादी होगी, आपकी औलाद होगी। मैं अपनी औलाद को समझाऊं, आप अपनी औलाद को समझाएं। जब हम ये सब मिलके करेंगे ना, तो इंशाल्लाह 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 हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। सोसाइटी तभी अच्छी होगी जब एक जनरेशन कुर्बानी देगी। वो हम कुर्बान बन जाते हैं ना, कुर्बानी का बकरा हमारी जनरेशन बन जाती है ना। अगर हम एज ए जनरेशन इस टाइम अपनी सोसाइटी के लिए कुर्बानी दे दें, अपनी औलादों को अच्छा बना दें, हो ही नहीं सकता। हमारी औलादें ही हैं जो गलत है भाई। जो गलत है ना वो मेरी औलादें ही हैं। जो मेरे पास इधर बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, मैं अगर अपने दोस्त को समझा नहीं सकता तो मेरा उसके पास बैठने का क्या फायदा? या अगर मैं अपने दोस्त की औलाद को ही नहीं राय रास पे ला सकता, मैं अपनी अपनी औलाद को अच्छा नहीं समझा सकता, तो मेरे अच्छे होने का क्या फायदा? तो हम अपनी जनरेशन को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं। हम अगर अच्छे हैं तो हम अपनी औलाद को अच्छाई की तरफ लेके जाएं, उनको इन सारी जो ये जो बीमारियां हैं, जो हसद की बीमारी है, ये जो जेलसी का फैक्टर है। पाकिस्तान में दो चीजों की भूख है। पाकिस्तान में दो चीजों की भूख है, एक सेक्स की भूख है, एक पैसे की भूख है। दोनों ही नहीं मिटनी। दोनों भूख नहीं मिटनी जी। ये दोनों भूखें नहीं मिटनी। लेकिन इनको ओवरकम किया जा सकता है। अगर पोर्न एडिक्शन की बात करें ना, पोर्न साइट्स पे जाके डिफरेंट गंदी मूवीज देखने का, तो पाकिस्तान नंबर 1 पे रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर मैं अपनी जनरेशन को या अपनी औलाद को राह रास्त पे ले आऊंगा, तो ऑब्वियसली उससे अगली जो जनरेशन होगी वो अच्छी जनरेशन होगी। तो कम से कम हमें अपनी जनरेशन के लिए काम करना चाहिए। जब हम अपनी जनरेशन के लिए काम करेंगे, हमारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। भाई सोसाइटी उसे कहते हैं जहां हम रहते हैं। आपने कभी देखा कि लाहौर की कोई लड़की हो और उसे कोई रेप करके गया हो, और पिंडी का लड़का? या कभी आपने देखा है ऐसा कुछ कि तेजाब फेंकने पिंडी से कोई लड़का लड़की के ऊपर आया हो? नहीं। उसी मोहल्ले में उसी सोसाइटी में रहने वाला बंदा उस गर्ल का रेप करता है, उस गर्ल के साथ उसको हैरेस करता है, उस पे तेजाब फेंकता है, उसी मोहल्ले का, उसी सोसाइटी का, उसी खानदान का। तो हमें अपने खानदान के लिए काम करना चाहिए। हमें पूरे पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। हमें अपने खानदान के लिए काम करना है। हमें अपनी औलाद के लिए काम करना है, हमें अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है। और इस काम के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बट इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक चीज हमेशा याद रखें, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल, दूसरों के साथ रिस्पेक्ट। ये याद रखें कि एक औरत का इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। मेरी एक सिस्टर एफबीआर में है, मेरी एक सिस्टर पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है, मेरी एक सिस्टर कंप्यूटर साइंस कर रही है, मेरी एक सिस्टर अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, मेरी एक सिस्टर, सिस्टर्स लाइक हमारे पास और भी हैं बहनें जो हमारे पास रहती हैं। अच्छा, मेरी एक सिस्टर पंजाब पुलिस में है, मेरी एक सिस्टर कॉस्मेटिक्स का काम करती है, ऑनलाइन काम करती है, उसके अपना बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लाइक, मैं क्या इंडिपेंडेंस के खिलाफ हूँ? नहीं खिलाफ। मैंने आपको अपने पूरा खानदान गिनवा दी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, वो इंडिपेंडेंट है। किसी की तनख्वाह 1 लाख के करीब है, किसी की तनख्वाह 1.5 लाख के करीब है, कोई 3-3 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। बट बी रिस्पेक्टफुल। माँ को माँ, भाई को भाई, बहन को बहन, हस्बैंड को हस्बैंड समझना है। हस्बैंड को हस्बैंड समझना है। ये बात याद रखें। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो फिर आप इस्लाम को छोड़ दो फिर। ठीक है, इस्लाम को छोड़ देते हो। इंडिपेंडेंट होने के साथ ही आप कहते हो तू जे शोहर है ते घर होएगा, मेरा कुछ नहीं लगता। अगर शोहर ने गुस्से में आके कोई बात कह दी है तो उसको साथ ही जवाब मिल जाना, ये अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल।
अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने, मैं अब इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मेरी आपकी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने बेटियों को, बहनों को तो जो है ना फादर के सुपुर्द किया है, बेटियों को फादर के सुपुर्द किया है। लेकिन जब निकाह हो जाता है ना, तो आप कस्टडी में होते हो अपने हस्बैंड की। और हस्बैंड जो है ना, मर्द, उसमें एक ईगो का फैक्टर होता है। एम ए बंदा कहे नहीं, मेरे में भी है, लेकिन ईगो का फैक्टर डज नॉट मीन्स अगर वो आगे से आपको कोई बात कह दे तो उसका जवाब देना जरूरी होता है। जब आप उसका जवाब देंगे ना, तो फिर वो बात नहीं रहेगी। फर्ज करें हस्बैंड ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, बड़े गुस्से में आ गई। हदीसों में अगर अपनी बीवी को मारना भी है ना, तो उसका भी तरीका बताया गया, इट मीन्स है कुछ। अब हदीस में अगर बयान हो गया, अब हस्बैंड ने फर्ज करो हाथ उठा लिया अपनी बीवी पे, फर्ज करो, मेरी वालदा तो कहती है कि जब जिस दिन तूने हाथ उठाया ना अपनी बेगम पे, तो तुम ऐसे समझना तूने मेरा दूध ही नहीं पिया होगा, ये बात तक है। वो भी औरत है। अच्छा, आपने फर्ज करो कि उसने थप्पड़ मारा, आपने भी रख के थप्पड़ मारा, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया। मैं 100% कहता हूँ, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इक्वल राइट्स के हवाले से सही काम किया आपने। लेकिन फिर आप में और हस्बैंड में ना मोहब्बत नहीं रहेगी, मोहब्बत नहीं रहेगी। आप एक दूसरे के लिए खिलौना बनोगे, आप एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बन सकते हो, आप एक दूसरे के लिए औलाद पैदा कर सकते हो, लेकिन मोहब्बत नहीं रहेगी, मोहब्बत नहीं रहेगी। ये बात याद रखें। मेरी जो बीवी है ना, मेरी लव मैरिज है, और वो मुझे जवाब देती है। मैनू पता है मैंने जवाब देती है। लाइक हमारा है भी थोड़ा लव वाला मामला, तो जवाब देती है वो मुझे। बट आई नेवर एवर यूज्ड, कभी भी नहीं, मैंने कभी उसे बुली नहीं किया, गाली नहीं दी, कोई बात नहीं ऐसी की। हाँ, मुझे गुस्सा आए मैं साइड पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनें हैं, जब ये किसी घर में जाएंगी, इधर से ही सीख के जाएंगी ना, इधर से ही सीख के जाएंगी। ठीक है। मसला कहाँ पे होता है, जब एक लड़का अपनी बातें जो है ना अपनी माँ के साथ शेयर करता है, और एक लड़की अपनी बातें अपनी माँ के साथ शेयर करती है, फिर वहां से आता है मामला, फिर वहां से काम स्टार्ट होता। मैं आज फैमिली प्रॉब्लम्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिस्कस करना पे, पर्सनैलिटी टेस्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्कस करना था। बट बी रिस्पेक्टफुल इन एवरी सिचुएशन। ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल हर मामले में ना, इज्जत वाला मामला, इज्जत के साथ जो मामला हो जाता है वो बिल्कुल ठीक है। जिस मामले में आप बड़बोले होना, जवाब देना, ये कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हो, लेकिन एक लिमिट होती है, उसको कभी क्रॉस नहीं, जिसमें आप किसी को कुछ समझें। मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर मैं टिकटॉक पे देखता होता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्सपीरियंस यहाँ से नहीं किया। मैं अक्सर टिकटॉक पे ना, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर लड़कियां हैं, पता नहीं की गल कर रही होंगी ने, एंड लिटरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स नहीं कभी भी क्रॉस करनी, कभी भी नहीं क्रॉस करनी। आप मेरी डॉटर्स की तरह हैं, मेरी बहनों की तरह हैं। दैट इज वाई मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मैं दैट इज वाई आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। मैं अपनी बहनों को समझाता हूँ, मेरी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह समझी हुई हैं। मैं अपने घर में समझाता हूँ बात, दैट्स इट। लेकिन आप मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हैं, मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं, मेरे लिए मेरी डॉटर्स की तरह। दैट इज वाई मैं आपको वैसी बात वैसे ही समझाऊंगा, जैसे एक भाई अपनी बहनों को समझाता है, या एक वालिद अपनी बेटियों को समझाता है। ठीक है। रिस्पेक्टफुल रहें। और हस्बैंड, 2 मिनट रह गए हैं, मैं इसमें हस्बैंड की थोड़ी सी तारीफ कर दूं। याद रखें, आपकी शादी होने वाली है, लागे लागे ही आ गई है। हस्बैंड की जो बात है ना, कभी भी वो अपनी माँ को नहीं बताता। ठीक है। घर में जैसा मर्जी मामला हो जाए, आपकी सास के साथ लड़ाई हो गई, कोई मसला नहीं, आपकी अ, आपकी नंदों के साथ लड़ाई हो गई, आपकी अपनी
दरानी जेठानी के साथ लड़ाई हो गई, कोई मसला नहीं, हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, हस्बैंड को समझाना है प्यार से, वो समझ जाता है, बंदा जो होता है ना वो समझ जाता है, यकीन करो। हस्बैंड को प्यार से समझाना है, समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो फिर कोशिश करें। उसके सामने वो नहीं बनने की कोशिश करनी कि आप टार्जन हो, टार्जन नहीं बनना। हस्बैंड को जब अपने काबू में रखना है, गाल मुकी। ठीक है, हस्बैंड को आप अपने काबू में रखें, सिंपल, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, ये याद रखना। ओके, उसके साथ नहीं लड़ाई करनी, भाਵੇਂ पूरे खानदान से लड़ाई हो जाए, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, वो आपका जीवन साथी। ठीक है, एक भरा वाली नसीहत सी, याद रखोगे, भूलना ना, मैं आपको बता रहा हूँ, भूलना ना इस नसीहत को, ये आपको काम आएगी। 10 मिनट के बाद दोबारा से क्लास। ओके, बेटा आर्मी में आप जाते रहोगे, ये रियल टाइम में आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें, ये बड़ी जरूरी हैं माशरे में रहने के लिए। 10 मिनट के बाद दोबारा से क्लास लेते हैं। ओके बेटा, टॉपिक नंबर 13 है हमारा, कॉमन मिस्टेक्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट। सबसे पहली जो मिस्टेक अक्सर बच्चियां करती हैं, वो स्ट्रांगली डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री या एक जैसे ही आंसर सारे दे, तो वो परफेक्ट आंसर्स नहीं होते, फेक आंसर्स होते हैं। दैट इज वाई आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर, पहली स्टेटमेंट आई आई गिव अप इजीली, दूसरी आई आई नेवर गिव अप। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में है स्टेटमेंट। अब अगर आप दोनों का एग्री कर देते हो, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, और आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हो, आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं। मिस्टेक नंबर 3, शोइंग फियर ऑफ फेलियर। आपको किसी चीज का फेयर जो है ना, किसी चीज का फियर नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है, ना फेलियर का, ना किसी चैलेंज का, ना मुश्किल काम का, ना किसी टास्क का, किसी किस्म का फेलियर नहीं, फियर नहीं है। ठीक है, ये याद रखें। शोइंग लो मोटिवेशन, आप हमेशा मोटिवेटेड हो, आप टीम में काम करने के लिए तैयार हो, आप रूल्स को फॉलो करोगे, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, आप हेल्प करोगे लोगों की, आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करोगे, ये याद रखना। आप फेल हो गए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप फेल होने के बाद ट्राई अगेन वाला फार्मूला यूज करोगे, आप जल्दी क्राई नहीं करोगे, आप जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, ये याद। ओके जी, पर्सनैलिटी ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर एएफएनएस, कंपैशन। अब एएफएनएस में जो लड़कियां ना, अक्सर एक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ट्रेड्स एक एएफएनएस ऑफिसर में होनी चाहिए। पहला है कंपैशन, तो वो पेशेंट्स की केयर कर सके और काइंड। दूसरा है पेशेंस, पेशेंट्स में बी वीक, इमोशनल या डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो नर्स को हमेशा पेशेंट रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिसिन केयर, पेशेंट मॉनिटरिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग, केयरलेसनेस नहीं मांग। डिसिप्लिन, एएफएनएस इज पार्ट ऑफ आर्मी इन्वायरमेंट, सो डिसिप्लिन इज एसेंशियल। टीम वर्क, नर्सेस को डॉक्टर्स के साथ मिलके, सीनियर्स के साथ मिलके, स्टाफ्स और पेशेंट्स के साथ मिलके काम करना पड़ता है, टीम वर्क निहायत जरूरी। करेज, ए नर्स में फेस इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक, हो सकता है एक्सीडेंट का कोई केस आ जाए, या ब्लड वार्स का कोई सीन आ जाए, कोई फाइट का सीन आ जाए, तो अगर आप गर्ल्स में करेज नहीं होगा, तो आप कैसे इन इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करोगे। एट नंबर 7 हियर इज, A nurse must communicate clearly with patients and nurses. कम्युनिकेशन स्किल्स एक नर्स की अच्छी होनी। अब बेटा आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट है 11, ये लास्ट आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। टोटल आपके 11 प्रैक्टिस टेस्ट मैंने अरेंज किए हैं, इसमें आपके 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस में। आपने इनके आंसर्स खुद आप ढूंढने। आई रिमेन कॉन्फिडेंट इवन व्हेन द टास्क इज डिफिकल्ट, आई अवॉइड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आई फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली,
I get angry when someone disagree with me. I like helping sick people. I feel nervous when I have responsibility. I can continue work even when I am tired. I perfect teamwork over selfish. I lose hope after one thing. I learn from criticism. I respect seniors and teachers. I panic in emergency situations. I can manage my time properly. I accept my mistakes and try to improve. I avoid helping others because it wastes my time. I can adjust myself in hostel or training life. I remain polite even when I am tired. I like discipline and routine. I became hopeless when results are delayed. I want to serve humanity through nursing. This is all for थैंक्स। अगर मैंने आपका कोई टाइम ज्यादा लिया है तो उसके लिए सॉरी। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। मैं गुस्सा कर जाता हूँ क्योंकि आप मेरे मुताबिक काम नहीं। बेटा यहाँ पे हमारा एफएनएस का 7 डेज कोचिंग कोर्स खत्म होता है। पेड कोर्स लेना चाहो, ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो। फी की कोई डिस्काउंट्स वगैरह हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप पढ़ने वाले होने चाहिए। मेरे पास पढ़ना है तो कमर कस के, ठीक है, फास्टन योर बेल्ट्स एंड देन मेरे से कांटेक्ट करो। इससे पहले आप कांटेक्ट ना करें। दूसरा, आप किसी के पास अगर पढ़ रही हैं, देर आर एनी फेक इंस्ट्रक्टर, मैनी आई सेड। मैंने ये नहीं कहा कि कोई दो चार फेक इंस्ट्रक्टर्स हैं, देर आर मैनी फेक इंस्ट्रक्टर्स जिनका आर्मी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक, जो बस खाम खा, मैं कौन मैं खाम खा, वो उस तरह के हैं। हाँ, देखने में वो अच्छे इंस्ट्रक्टर्स को कॉपी करते हैं और उनके पढ़ा नहीं वो सकते। याद रखें, जो भी इंस्ट्रक्टर होगा ना, वो पढ़ाएगा, वो गाइड करे। आप किसी भी यूट्यूब पे चले जाओ, आप किसी भी इंस्टा पे चले जाओ, आप किसी भी फेसबुक पेज पे चले जाओ या टिकटॉक पे चले जाओ, मैं फेक और रियल में पहचान बता देता हूँ। जो आपको समझाए, जो आपको पढ़ाए ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, वो इंस्ट्रक्टर है। जो जस्ट पोस्ट बनाए और शेयर कर दे कि आ जाओ तैयारी करने के लिए, जो जस्ट बड़ी बड़ी बातें करे और कहे कि ये हमारे कंटेंट्स हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, फेक है। उनसे मांगो, हु आर यू टू टीच अस? आप हैं कौन जो हमें पढ़ा रहे हैं? अगर उनके पास इस चीज का जवाब हो तो उनसे पढ़ लेना, अदरवाइज वो फेक होंगे, अदरवाइज वो एम ही है। या अगर कोई बंदा जस्ट आपको रीडिंग करवा रहा है ऑन यूट्यूब, 40-50 MCQs का वो बना लिया, वीडियो बना ली, जो जस्ट पीडीएफ भेजे हो ते यूट्यूब ना तो भी गया गुजरा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने हमेशा इस पे वीडियोस बनाई कि फ्रॉड इंस्ट्रक्टर से बचो। आपको इन फ्रॉड्स के बारे में बताते बताते मेरा पहला चैनल हैक हो गया, क्योंकि मेरी एक से टसल स्टार्ट हो गई थी। एंड आफ्टर दैट उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स ज्यादा थे। मेरे तो कॉन्टेक्ट्स आए नहीं, मैं तो माड़ा बंदा। उन्होंने हैक कर लिया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई देखो, फर्क पता क्या है? ठीक है, मेरे पास 150 लाख 2 लाख का अभी वो नहीं है, चैनल नहीं है, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ। मैं तो मैं ही हूँ। मुझे दिल से पढ़ाना होता है। इधर कोई मेरे पेड कोर्सेज से लड़कियां हैं? क्या इधर कोई मेरे पेड कोर्स से लड़कियां हैं? अगर हैं तो आप इनसे पूछ सकती हैं। आज तक मैंने इनको जो पढ़ाया वो समझाया है। कितने लेक्चर्स हो गए हैं बेटा? जो पुरानी लड़कियां हैं, कितने लेक्चर्स हो गए हैं कंप्लीट में कोर्स में और क्विक कोर्स में? आप जरा एक दफा मुझे बता दो कि क्या मैंने आपको पढ़ाया है या मैंने आपसे जान छुड़वाई है? आपको ये लड़कियां खुद बताएंगी
कि सर ने पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाया है। हाँ, मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, अगर मैंने क्लास ना लेनी हो तो मैं बताता नहीं हूँ कि मैंने क्लास ली। मैं बिजी हो जाता हूँ किसी काम में, और दैट इज वाई इधर उधर हो जाता हूँ। ठीक है, और दैट्स इट। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंप्लीट कोर्स की बच्चियाँ, कोई कोर्स की बच्चियाँ इस वीडियो के नीचे जाएं, और जो मेरे एएफएनएस के ये 7 डेज के लेक्चर हुए हैं, और उनके नीचे भी अपने कमेंट्स दें कि आप कंप्लीट कोर्स किए हैं, कोई कोर्स किए हैं, और आपको सर ने कैसा पढ़ाया। तो अगर आप कमेंट्स उधर करेंगी तो ऑब्वियसली मेरे लिए अच्छा होगा, थोड़ी रीच मेरी भी बढ़ जाएगी, और ऑब्वियसली दूसरे स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। वैसे तो जब वो 7 डेज की क्लासेस लेंगे तो इनशाला उनको पता चल जाएगा कि सर। अब मैं आप लोगों के लिए फ्लोर ओपन कर रहा हूँ। आपका एएफएनएस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, या आर्मी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, यू मे कैन आस्क। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 10 से 15 मिनट। ठीक है, अगर वॉइस करना चाहो वॉइस कर सकते हो, अगर ऐसे ही लिख के क्वेश्चन पूछना चाहो तो ऐसे भी आप पूछ सकते एक्सक्यूज मी सर, मैंने ये पूछना था कि कुछ बच्चियां कहती हैं कि मतलब हमारा कंप्लीट हो गया इनिशियल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फाइनल मेडिकल, फिर भी हमें लेटर नहीं मिलता, तो उनको क्यों नहीं मिलता? हो। नंबर ऑफ सीट्स, एएफएनएस में नंबर ऑफ सीट्स भी तो देखना होती है ना, अनलिमिटेड सीट्स नहीं होती। देर आर 400 to 550 सीट्स एवरी ईयर। सो अगर लड़कियां उनके मेरिट पे 600 उतर आई हैं तो रखनी तो उन्होंने 400 है। ठीक है, रखनी उन्होंने 400 है। दैट इज वाई उनको फिर लेटर रिसीव नहीं होता। और सिर्फ ये पिछले साल हुआ कि नंबर ऑफ सीट्स 400 थी। इंशाल्लाह इस साल दोबारा से नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 550 के करीब होंगी, और वो इशू नहीं आएगा। जो भी बेटियां पास करेंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 99.9% बच्चों को कॉल लेटर आएगा। सर अब कोई कोर्स ज्वाइन करें तो प्रिपरेशन हो सकती है जी, हो सकती है। सर मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, मेरी आई साइट -2 है, मगर ग्लासेस से क्लियर है, तो कोई इशू नहीं है बेटा, ओके है। सर अगर आई साइट 0.5 हो तो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। अंडर वेट है तो वेट को बढ़ाने की कोशिश करें। 515 होल कंट्री, यस 515 होल कंट्री। सर आई साइट की कितनी रिलैक्सेशन है? आपकी आई साइट ग्लासेस के साथ 6/6 होनी चाहिए। सर नया कोर्स पेड कब से है? कंप्लीट और क्विक दोनों 15 जून से स्टार्ट हो रही है। कंप्लीट बैच 3, क्विक बैच 2। सर ये फिनिश में ज्वाइनिंग के बाद हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे या मार्क्स पे डिपेंड करता है? वो खुद सिलेक्ट करेंगे सेंटर वगैरह। वेट का ज्यादा मसला होता है सर जी, अगर ना बढ़ाओ ना कम करो तो ऑब्वियसली होता है जितना उन्होंने बोला हुआ। सर बीएमआई का बता दें, बीएमआई के लिए आप गूगल पे जाएं और लिखें बीएमआई एजो स्मार्ट, तो आप चुप करके बीएमआई आ जाएगा, चेक कर लें। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस लास्ट ईयर फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूट, बट तभी but EduSmart is best because Sari is teaching us with full honesty, dedication and with depth। हर चीज को अच्छे से क्लियर करते, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को भी उसी पैशन के साथ पढ़ने का दिल करता है। तुसी नहीं पढ़ोगे तो मैं मुक्के मारने ना, मैं पढ़ाना ਤੁਹਾਨੂੰ। अब आ जाओ, आप एफएससी के पेपर खत्म हो गए ना, मैंने आप लोगों को, यकीन करें, अब मैंने आप लोगों को सेट कर देना है। जब मैंने एक एक टेस्ट 20-20 मरतबा करने को देना है ना, बात सही हो जाएगी। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने बताया अभी के आंसर्स जैसे दे रहे हूँ वही आंसर्स रखना, मतलब डिसएग्री हो तो डिसएग्री रखना, आपने उसमें ही एग्री भी करवाया, यही समझ नहीं। बेटा क्वेश्चन की नोयत भी तो देखो ना, कोई क्वेश्चन की नोयत देखो। अगर आप मेरे कोर्स में हो तो इंशाल्लाह उधर सर समझाऊंगा। आई अभी हैव तो वन 4 क्वेश्चन। लेक्चर हुए हैं पर्सनैलिटी के, मजीद अभी लेक्चर होने हैं।
सर हमें आपका कोई कोर्स ज्वाइन किया है लेकिन हम तो फर्स्ट बैच में ऐड हुए हैं। तो कोई मसला नहीं है, आपकी भी एकेडमी की क्लासेस होनी है 15 से, वो भी साथ स्टार्ट है। सर अगर ग्रेजुएशन किया तो डिग्री का कोई मसला नहीं होगा क्या? नहीं, कोई इशू नहीं है। सर जो यूनि वाले हैं वो कैसे सेट होंगे? वो हमेशा सेट ही रहते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में क्लासेस ली नहीं कभी भी, फिर भी मेरी जीपीए 6वें नंबर पे थी मेरे बैच में। सर इंटरव्यू की टिप्स भी आप देंगे? टिप्स नहीं दूंगा, मुकम्मल तैयारी करवाऊंगा, मॉक इंटरव्यू लूंगा और आपको पास भी करवाऊंगा। सर हम फुल रेडी हैं आपकी डांट के लिए भी, स्ट्रगल के लिए भी, रहना भी चाहिए। सर नॉन वर्बल के टेस्ट आप कब अपलोड करेंगे? टेस्ट बन चुके हैं, फ्री क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिलता। ये फ्री क्लासेस वाले इतना टाइम ले लेते हैं कि मैं ना, मेरा नेट चला गया, मेरा नेट चला गया, ये मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है, आवाज चली गई थी, आ गई है। नॉन वर्बल के टेस्ट बन गए हैं ये फ्री कोर्स वालों ने ना मुझे इतना जलील किया इस दफा कि मैं पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूँ, सर बड़ा हो जाता है, फिर मेरे से काम कोई नहीं होता। सर फिजिक्स की कोई बुक लेना जरूरी है एमसीक्यूज के लिए? कोई बुक जरूरी नहीं। सर हम आपके बहुत थैंकफुल हैं, आप हमारी बहुत हेल्प की, थैंक यू बेटा, आपने भी मुझे सुना, मुझे बेयर किया। सर हाइट एक्स्ट्रा हो तो कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है नुशे, इस चीज का कोई मसला नहीं है, हाइट जितनी मर्जी हो जाए। हाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम नहीं है। सर लास्ट ईयर आपने 2025 के एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड की थी, यूट्यूब पर दो तीन ही मिल रही हैं। पता नहीं, मैं तो अपलोड की थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। सर लास्ट ईयर मैं टेस्ट देने के लिए गई थी जिसमें मैम हमारी चेक करी, वो खुद बहुत छोटी हाइट की थी, वो कैसे सिलेक्ट हो गई? क्या पता वो एफएनएस की ना हो। ओल्ड अपार्टमेंट्स भी होते हैं जिसमें 4 फुट 10 इंच के लोग भी सिलेक्ट होते हैं। सर एफएमटी की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी? उम्मीद है इसी वीक हो जाएगी। सर कंप्लीट कोर्स कब से स्टार्ट है? 15 जून से। सर आप यहाँ की क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहेंगे हमारे लिए? हाँ जी, तो और क्या, मैंने यूट्यूब को छोड़ देना है? जो बिल्कुल वेले हैं ना, जिन्होंने ना क्विक लेना ना कंप्लीट लेना, वो यूट्यूब को ज्वाइन कर लो, वहां पे कुछ ना कुछ आता रहेगा। सर आपकी बातों में बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, जजाकल्लाह खैर, थैंक यू बेटा। एएफएनएस की थी, बैजेस लगे हुए थे उनके शोल्डर्स पे, पता नहीं फिर सिफारिशी आ गई होनी है कोई बिच। सर अगर इंटरव्यू में फियर का पूछें और पर्सनालिटी में डिसएग्री किया हो तो इंटरव्यू में भी डिसएग्री? वो मैं इंटरव्यू में जब आप जाओगे मुझे पता है उधर क्या पूछना है, डोंट वरी, मैं इधर ही हूँ, मैं आपको पढ़ा के भेजूंगा। फ्री में भी इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, डोंट वरी। सर काफी दफा एफएनएस फाइनल मेडिकल क्लियर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होती, रीजन? काफी दफा नहीं, पिछली दफा अक्सर हुआ है ये, बाकी इससे पहले मैंने नहीं देखा। इससे पहले यही था, 99.9% लोगों को आती थी। सर मुझे एनोलॉजी डिस्टर्ब कर रही है। और एनोलॉजी किसको डिस्टर्ब कर रही है? नॉन वर्बल की एनोलॉजी या वर्बल की एनोलॉजी? सर जिन्होंने अभी कोई कोई कोर्स ज्वाइन किया है वो दोबारा वर्बल नॉन वर्बल का नहीं पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स रह गई हैं? स्पेशल कोर्स अभी होने होने हैं वर्बल नॉन वर्बल के। सर सिफारिश चलती है एफएनएस में? नहीं, एनोलॉजी इज इजी। नॉन वर्बल की, सर नॉन वर्बल की एनोलॉजी हम फिर से स्पेशल कोर्स में डिस्कस करेंगे। सर आप आईएसएसबी की प्रिपरेशन करवाते हैं? हाँ जी करवाता हूँ। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सर आप हमें फुल्ली रेडी कर दें, ये फुल्ली रेडी हैं, आपको जो मर्जी पेपर आप करवा सकते हैं। कंप्लीट और क्विक कोर्स के अभी उधर रहते हैं लेक्चर, वो तो पढ़ेंगे डीपली। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जबरदस्त समझ आई, वेरी गुड। सर वेट का बता, सर हम जुलाई में ज्वाइन कर सकते हैं कोई कोर्स? जुलाई में रैपिड कोर्स ज्वाइन करना वो अच्छा है, जिसकी फी 5500 होगी। सर एलसीसी में डिग्री कंप्लीशन के बाद अप्लाई होता है या फाइनल सेमेस्टर डिग्री कंप्लीशन? सर एकेडमिक के लिए हमें अपनी बुक्स फुल प्रिपेयर करनी होंगी? बिल्कुल। सर हम कंप्लीट कोर्स के स्टूडेंट, आपको फुल बुक्स क्यों प्रिपेयर करनी है? लेक्चर नंबर 2 देखना, उसमें मैंने सारे बुक्स के टॉपिक्स बताए हैं, वो तकरीबन 500 के करीब टॉपिक्स बनते हैं हर बुक के, सारी बुक्स में, वो आप कर लेना। सर मेरी कज़न ने लास्ट ईयर नेवी का टेस्ट दिया था जिसमें सब क्लियर था उसका, लेकिन वहां तक लोगों ने सिफारिश का बोला था जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है अफसर रजाक, अभी तक उनकी मेरिट लिस्ट ही नहीं लगी। अल्फा बैच 2026 का जिन्होंने एफएमटी में दिया था या सेलर्स के लिए दिया था,
उनकी मेरिट लिस्ट कल लगी है या परसों लगी है? सर जी मैथ्स का क्या करें, जब मेरे पास उसके स्टूडेंट्स थे वो सिलेक्ट हुए हैं टेक्निकल में मेरी। सर जी मैथ्स का क्या करें, जो शेप्स के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह है वो ज्यादा आएंगे क्वेश्चन के काम के, वो हैंडल नहीं होते। मुझे अब मैथ्स के वो क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही, आप जो कह रहे हो क्वेश्चन लिखो कोई। सर अभी हमारे पास ऑलमोस्ट मंथ है तैयारी के लिए, 2 महीने हैं आपके लिए। सर अभी हमारे पास ऑलमोस्ट, ओके सर, स्पेशल कोर्स कंप्लीट वाले के लिए भी होंगे, मतलब उसे हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है उनके हर कोर्स कंप्लीट हो गया भाई, उनका स्पेशल भी बीच में है, उनका रैपिड भी बीच में है, उनका सब कुछ बीच में है। सर कितना वेट होना चाहिए? बीएमआई चेक करो जाके, एजू स्मार्ट बीएमआई लिखो, बीएमआई विद एजू स्मार्ट, तो आपको बीएमआई कैलकुलेटर आएगा, वहां पे जाके चेक कर लो। सर शी मीन्स जिसमें एक शेप के अंदर क्रॉस होता है, नेक्स्ट में प्लस एंड आगे उसी के हिसाब से कंप्लीशन करनी होती है, बिल्कुल उसी के हिसाब से जवेरिया। सर मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था सर, थोड़ा इंटरव्यू अबाउट गाइड कर दिया, एफएससी क्लियर करने के बाद आफ्टर टू। हैं क्यों नहीं हुआ था इंटरव्यू क्लियर? आप मेरे पास नहीं पढ़ी थी कल पिछली दफा इंटरव्यू? अगर आप मेरे पास पढ़ी हो तो इंटरव्यू हो ही नहीं सकता ना क्लियर हो। आपको मेरी गाइडेंस लेनी चाहिए, अदरवाइज इंटरव्यू तो मेरा फेल नहीं होता बच्चों का। सर आप टेस्ट भी लेते हैं? बिल्कुल जी, मॉक टेस्ट भी लेते हैं। इसी आप रहें उसमें, कम्युनिटी में रहें, इंशाल्लाह मॉक टेस्ट भी होंगे आपके। सर अपनी वेबसाइट पे पर्सनैलिटी टेस्ट भी अपलोड करिएगा, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। सर हम तो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, हमें कुछ सॉल्व करना क्वेश्चन कम टाइम मिलता है बेटा। अब मल्टीप्लाई करो अपने, मैं अब क्या बोलूं। सर नो सर, आपने फ्री क्लासेस जस्ट ली थी, आप देख लो, ये तो आपकी अपनी गलती है ना। अच्छा ये जो नंबर है इसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसकी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, नंबर जो मुकम्मल करना। नॉन वर्बल में शेप्स में मैथ टाइप क्वेश्चंस एएफएनएस में आते हैं नहीं आते? सर एक टिप दे दें, बिकॉज आप भी एयरफोर्स से ताल्लुक रखता है, ऐसी कौन सी चीज़ें बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर तक लेके। मेहनत, मेहनत वो चीज़ है जो बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर तक लेके जा सकती है। अपने टाइम में से तैयारी का टाइम निकालो, अपने टाइम में से दूसरे कामों के लिए टाइम निकालो। हम लोग क्या करते हैं, फर्ज करो हम एएफएनएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एएफएनएस के लिए दूसरे कामों में से टाइम निकालते हैं। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे एएफएनएस को रखना चाहिए, फिर ज्वाइनिंग लेटर आता है। अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट में लगाएं, हम पैनिक नहीं होते और इंटरव्यू में जाकर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो फेस से शो ही हो जाता है। वो पैनिक नहीं होता, वो नर्वसनेस होती है। और नर्वसनेस, मैंने तकरीबन 30 के करीब इंटरव्यू दिए हुए हैं मैंने, और मैंने तकरीबन 200 के करीब इंटरव्यू लिए हुए हैं। लेकिन अगर मुझे आप इंटरव्यू देने के लिए ले जाओगे, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, नर्वस होऊंगा। ये एक ह्यूमन नेचर है, इसका आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है? 30 इंटरव्यू क्यों दिए हुए हैं? एन जी, सर कंप्लीट कोर्स में कोई कंसेशन है? आ जाओ, दे देते हैं कंसेशन, 10% की सबको मिल जाती है। नोट्स सेंड करेंगे, इसी कम्युनिटी में आएंगे। कितने आवर्स पढ़े मैक्सिमम? सर जो इनफ होगा आप अपने हिसाब से देखें। एक बच्चा है, अगर अगर आप मेरे कोर्स में हो ना, तो बात मेरी सिंपल सी है, जितने टाइम में आपको मेरा वो काम उस दिन का उसी दिन हो जाए, उतने आवर्स। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक बच्चा है उसको 1 घंटे में याद हो जाता है, एक बच्चा है जिसको 4 घंटे में उतना ही सबक याद होता है। सो ये आपके अपने माइंड सेट के मुताबिक होता है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि मैं 2 घंटे बताऊं और आपको 2 घंटे ही पढ़ना है। सर ये क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे? यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। सर ईयर गैप का इशू होता है इंटरव्यू क्लियरेंस में? बिल्कुल भी नहीं होता। सेवरल पीपल अटेंड द मीटिंग, सर ये एमसीक्यूज था, क्या बताना है इसका? न्यूमरल या क्वांटिटी? ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लग रहा है, तो हाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। स्पेशल कोर्स के लिए अलग फी देनी पड़ेगी? अगर तो आप मेरे किसी और कोर्स में हो तो स्पेशल कोर्स करने की क्या जरूरत है फिर?
सर आप कह रहे थे इंटेलिजेंस टेस्ट को आप छोड़ दो, लेकिन मुझे लगता है मेरे जहन से निकल रहे हैं क्वेश्चन, मेरा दिल कर रहा है दोबारा रिवीजन करने को। अगर आपके पास टाइम है तो उसको रिवाइज करें, अदरवाइज आप स्पेशल हमारे कोर्स होना है, स्पेशल लेक्चर्स होने हैं, उसमें रिवाइज कर लेना, कोई इशू नहीं। लगता है ऐसा ही है। क्वांटिटी होगा बेटा उसका आंसर, सेवरल क्वांटिटी है, न्यूमरल नहीं है। सर जी हमें अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं होगी ऑप्शंस में, तो फिर न्यूमरल होना चाहिए। सर जी हमें अभी अभी ज्वाइन किया क्विक कोर्स, सर हमें सेकंड बार स्टार्ट करवा दें, स्टार्ट से 15 जून से। सर स्पेशल कोर्स की फी और कब स्टार्ट होगा? स्पेशल कोर्स 7 दिन का होता है लास्ट पे, 3 से 7 दिन का, 3200 उसकी फी होती है, या 3500। सर एकेडमी आर्मी का टफ है सर, नॉन वर्बल और वर्बल क्लियर होगा सर, मेरे फ्रेंड ने एकेडमिक ने क्लियर कहा, बोल रही हूँ टफ है एकेडमिक। तो एकेडमिक बेटा हम पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह एकेडमिक का भी हम पास से तोड़ देंगे। सर आपकी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट देने नहीं है, वहाँ पे अपडेटेड हैं कुछ और भी हो जाएंगे, वो दें। सर यूनी में एडमिशन लिया हुआ है और आगे एफएनएस में 4 साल का बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो क्या हमें यूनिवर्सिटी साइड छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। सर रैपिड कोर्स ठीक है या क्विक कोर्स ठीक है? दोनों कोर्स ठीक हैं जो आपको अफोर्डेबल हो और जो आपके करीब करीब टाइम के हो। रैपिड कोर्स में 30 लेक्चर होते हैं, रैपिड कोर्स में ई बुक पढ़ाई जाती है और स्पेशल वर्बल नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। रैपिड कोर्स जो क्विक कोर्स है उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। सर आपकी कोई ऐसी स्टूडेंट सिलेक्ट हुई है जिनकी एफएससी में मार्क्स कम हो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा दिया? बहुत। सर टेस्ट में एकेडमिक के क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, लगता है पहले दफा देख रहे हैं। हाँ जी लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा काम। सर हाइट की रिलैक्सेशन कोई भी नहीं, स्पेशल कोर्स कंप्लीट वालों को अलग से फी देनी होगी? नहीं जी। सर आपके पास पास्ट पेपर्स हैं, और हजार हंड्रेड्स ऑफ पास्ट पेपर्स अपडेटेड हैं ऑन माय वेबसाइट, पीडीएफ फॉर्म में जाके उनको डाउनलोड करो। कंप्लीट कोर्स में सारा कुछ होगा, बिल्कुल सारा कुछ होगा। सर इन्वायरमेंट में डीमोटिवेशन बहुत है। लाइक सर अगर आपसे ये मैक्सिमम हाइट का ना पूछती तो मैं एफएनएस दे ही ना पाती, बिकॉज मेरी एक जनरल है वो कहते तुम्हारी हाइट एक्स्ट्रा है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, कैसे वाइड करें, वो अभी भी ऐसा ही कहती है, डिसहार्ट होती। अब भाई नहीं है हाइट का कोई भी इशू, आपकी हाइट 5'11" है, कोई 7'11" नहीं है जो आप खड़े बाकी सब में अलग ही नजर आओगे। 5'11", आप 5'7", 5'8" की तो आम लड़कियां उधर गई होती हैं, आम लड़कियां। तुसी गुजर बरादरी ਦੀਆਂ लड़कियां नहीं देखियां फिर मैंने लगता है, आम लड़कियां 5'7", 5'8" की गई होती हैं वहां पे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहां पे आपको अपने हाइट जैसी लड़कियां मजीद नजर आएंगी। ओके ओके। सर एफएमटी में परफॉर्मेंस अच्छी हो तो एमबीबीएस सर कमीशन का रैंक मिलता है? नहीं मिलता, नॉन कमीशन ऑफिसर ही आप है। ओके जी, कोई कोर्स वाले देंगे सर, स्पेशल कोर्स की अलग फी नहीं। सर एफएनएस के अलावा और बुक्स फील्ड एफएससी प्री मेडिकल के लिए बेटर है? बेटा मुझे आर्मी आर्मी की तरफ ही मुझे रहने दो, मेडिकल के लिए प्री मेडिकल के लिए आप ये है कि फिर जीडीपी है, या आप मेरी बात समझते नहीं है, एफआईए की तरफ आ जाओ, एएसएफ की तरफ आ जाओ, एएनएफ की तरफ आ जाओ, बड़ी अच्छे फील्ड्स हैं। सर अगर हम बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो क्या हम अपनी प्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पीएनसी से कैंसिल करवा के एफएनएस के लिए एलिजिबल है? मतलब अगर बिल्कुल ऐसे ही एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं करवा सकते, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करवाना, बीएसएन करो वो अच्छा है। मैंने जब फर्स्ट टेस्ट दिया था मुझे सबने कह दिया था नर्स बनना है तुम्हें, ये नहीं ठीक, मैंने फिर तैयारी ही नहीं की, ऐसे ही टेस्ट दे दिया, ओके, क्योंकि मैं सोचती थी ना ही हो। माशाल्लाह। वट यू थिंक, क्या आप नर्स होंगी लाइक जच्चा बच्चा सेंटर, जैसे मरियम हेल्थ केयर सेंटर्स में नर्सिंग और नर्सिस होती हैं वैसी आप नर्स होंगी? यू आर असिस्टेंट टू अ डॉक्टर बेटा, ठीक है, यू आर एन असिस्टेंट टू डॉक्टर। सर प्लीज एफएनएस की ट्रेनिंग के बारे में बता दें ना, तो एफएनएस की ट्रेनिंग में कोई रगड़ा है ना कोई झगड़ा है, जस्ट रनिंग है और वॉकिंग है,
रनिंग इतनी सी, वॉकिंग इतनी सी, और पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं। सर एएफएनएस और नॉर्मल नर्सिंग में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। एएफएनएस के बाद प्रमोट होकर कैप्टन बन सकते हैं। कैप्टन छोड़ो, मेजर, मेजर तक तो आम चले जाते हैं। मेरी तो एक लड़की कैप्टन बन भी चुकी है जो 2020 में मेरे पास पड़ी थी, लाहौर में है, नारोवाल की वो लड़की थी। सर एएफएनएस कमीशन होता है ना? हाँ जी, कमीशन ही है। जॉब नॉन कमीशन है लेकिन कमीशन ही समझते हैं। एएफएनएस का रैंक बेटा वहां तक जा सकता है जहां तक सारे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात, घर की मजबूरियां, प्रमोशन ना लेना। कुछ लड़कियां कैप्टन पे रिटायर हो जाती हैं 10 साल पूरे करने के बाद। कुछ मेजर पे जाके रिटायर हो जाती हैं, कुछ आगे जाती हैं, कुछ। ठीक है। और मेडिकल टेस्ट किस तरह का होता है? और के सर, यूनिफॉर्म तो नहीं इतने सारे जैसे, नहीं आपके यूनिफॉर्म इतने नहीं है जितने हमारे यूनिफॉर्म थे। हमारा तो पता ही नहीं क्या क्या सीन बनाया हुआ था। ब्लैक कलर मेस में, ब्लू कलर पहनना जो जो हफ्ते के दिन, वाइट कलर हर नमाज में, पीटी ड्रेस अलग, कम्बैट अलग, परेड ड्रेस अलग। सर जी हम जब तक चाहें आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी। सर जो आपने फ्री कोर्स में एकेडमिक का सिलेबस शेयर किया वो हमारा कंप्लीट कोर्स में कवर होगा, इससे कहीं ज्यादा कवर होगा। यूनिफॉर्म ही बदलते रहो बस। यूनिफॉर्म बदलने के लिए 40 सेकंड्स मिलते थे बेटा, 1.5 मिनट मिलता था। और आपने शूज देखे नहीं हुए जो हम पहनते थे, जिनके नीचे वो घोड़े की खुरियां लगी होती हैं? सर आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे एफएससी में जो सिलेक्ट हुए? बेटा आज तक जो मेरी बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं ना, आज तक 690 मार्क्स से लेके ऊपर ऊपर सिलेक्ट, 2020 से अब तक। मैं तो सोच रही थी इतने यूनिफॉर्म प्रेस कैसे करते होंगे। ये लड़की जरूर घर में ना ज्यादा कपड़े प्रेस करती है, जिसको प्रेस का ख्याल है। जब आप आर्मी में जाओगे आपको पता चलेगा कि आपके कपड़े कोई और प्रेस करता है। ओके सर, पीएफ और नेवी में एफएनएस की तरह वैकेंसीज आती हैं। पीएफ में बेटा, पीएफ में फीमेल मेडिकल असिस्टेंट और नेवी में फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। सर आपने क्यों छोड़ दी आर्मी? मैंने आर्मी नहीं छोड़ी। मैं आर्मी में था ही नहीं, मैं एयरफोर्स में था। और मैंने छोड़ी नहीं, मुझे एक्सपेल किया गया था। मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। 71 डेज की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कहा जाओ कार में, फिल्टर करके। सर खुद ऑफिसर कंसिडर करना एज कैप्टन मेजर तो साल खुशी की इंतहा नहीं होती। कोई खुशी नहीं थी। इश्यूज ठीक नहीं होते, जो इंटरनल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। बुखार 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 हो, जुकाम हो तो इस तरह की चीजें ठीक हो जाती हैं। जो इंटरनल इश्यूज होते हैं बेटा वो नहीं ठीक होते। ठीक है। ओके। सर मैंने 2 दफा दिया एफएनएस का टेस्ट बट नहीं पास हुआ। कभी कभी सोचते हैं एलसीसी का अप्लाई करूं, बीएससी करके। बिल्कुल बीएससीएस करके एलसीसी में भी अप्लाई करना। सर हॉस्टल्स का बता दें, हॉस्टल्स आर्मी की बैरक्स होती हैं, आपको वहीं पे रहना होता है, आप प्राइवेटली नहीं रह सकते। ठीक है। क्वेश्चंस कम होना स्टार्ट हो गए हैं, मीन्स अब मेरी छुट्टी होने वाली है। सीएमएच के करीब, हाँ जी वहीं पे करीब। सर आर्मी मेडिकल टेस्ट में अगर फुट का इशू आ जाए, पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं फुट के। फ्लैट फीट का एक टेस्ट होता है और तो कोई नहीं टेस्ट होता। सर हम यूनिफॉर्म आर्मी से ही लव है, वन डे इंशाल्लाह माय हैंड एंड आर्मी यूनिफॉर्म होगा। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, द वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ जब मैंने यूनिफॉर्म रिसीव किया।
एंड द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ जब मैंने यूनिफॉर्म वापस किया। हॉस्टल अच्छे होते हैं, हॉस्टल्स या बैरक्स को अच्छे बनाना आपका काम होता है। उसको साफ रखें, अच्छे होते हैं, डोंट डाउट, उसको साफ रखें, ये आपकी जिम्मेदारी। आर्मी के अंडर होते हुए हम कहीं बाहर आ जा सकते हैं, पास मिलता है किसी किसी को, कभी कभी, जो कि अक्सर नहीं मिलता। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, हम तो कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल। हॉस्टल में मोबाइल रखने देते हैं, अगर मैं कहूँ नो तो आप मान लोगे, और अगर मैं कहूँ यस तो आप मान लोगे। मुझे खुद नहीं पता, मैंने एयरफोर्स में 5 से 6 मोबाइल रखे हुए थे, छोटे छोटे, ठीक है, छुपा के। लेकिन एएफएनएस की स्टूडेंट्स ने, मुझे काफी लोगों ने बताया कि बेटा वो करते हैं, रखने देते हैं 2 महीने के बाद। सर सीमेंट सियालकोट में मैंने कभी एएफएनएस फीमेल्स को नहीं देखा, उधर नहीं होती। उधर रैंक लेने के बाद पहुंचती हैं, पहले नहीं पहुंचती। खारियां में होते हैं, सियालकोट में खारियां है ना, खारियां के करीब, सियालकोट के करीब खारियां। खारियां में मेरी कम अज कम 30-35 स्टूडेंट्स होंगे। सर आप क्या करते थे इतने मोबाइल का? जब भी इंस्पेक्शन होती थी एक आध पकड़ा जाता था, तो फिर दूसरे में सिम डाल दो। सर एएफएनएस में ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर कोई मेडिकल इशू हो जाए तो क्या वापस भेज देते हैं? आपके सामने बैठा हूँ, मुझे भेज सकते हैं तो तुसी की तो भी भेज सकते हैं। तो वो पनिश नहीं करते थे, मोबाइल पकड़ा जाए तो पनिश भी करते हैं और मोबाइल भी तोड़ देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। सर पेशावर सेंटर में सिलेक्ट अगर हूँ तो कौन से सीमेच में ऐड हो सकते, और उनको पता होता है कि तकरीबन है मोबाइल इनके पास, डोंट वरी। हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं उनका और का। सर एलसीसी का टेस्ट एएफएनएस के मुकाबले इजी होता है क्या? एलसीसी का टेस्ट इनिशियली तो इजी होता है, लेकिन आईएसएस भी इजी नहीं। सर अब आप एयरफोर्स में नहीं हो, अगर मैं अब एयरफोर्स में होता तो आपके सामने ना होता। तोड़ के अपने पास नहीं रखते, जुड़ा हुआ अपने पास रख लेते थे अगर अच्छा वाला हो। सर आपकी सिलेक्ट होने वाली स्टूडेंट्स के एफएससी में मिनी मार्क्स कितने थे? बेटा मैंने बताया आपको 690, इससे कम नहीं मैंने देखे। सर मेरे एक कजन नेवी में है, सिविलियन एलडीसी आफ्टर इंटरमीडिएट, क्या वो जॉब उसके लिए सही है? अगर तो वो बंदा उस जॉब के लिए बना है तो उसके लिए बेहतर है, तनख्वाह भी अच्छी है। सर आपके कितने मार्क्स थे? मेरे मार्क्स ना पूछा करो, मैं एक नालायक सा बच्चा हूँ। मेरे मार्क्स एफएससी में 940, मैट्रिक में 957। एंड अल्लाह हाफिज, आई विल मिस यू। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे बेटा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।